हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप जो है आपके होली का जो फेस्टिवल था उसको आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। सो आई डोंट थिंक एंड वी डोंट थिंक कि हमें जो है उस होली के सेलिब्रेशन में ही रहना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो लर्नर्स है वो आज भी होली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। सो आपको मूव ऑन करना चाहिए एंड देन आपके अपनी प्रिपरेशन में जुट जाना चाहिए। सो मेरी जो यहाँ पे क्लासेस होती है वो आपकी क्लासेस होती है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, जहाँ पे हम पेपर फर्स्ट के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर करते हैं, यानी जो 10 यूनिट्स है उसको कवर करते हैं, एंड पेपर सेकंड में जो 10 यूनिट्स है उसको कवर करते हैं टॉपिक वाइज। अभी तक जो मेरी सीरीज़ थी वो आपको टॉपिक वाइज मिल रही थी, बट आज जो सेशन है वो आपका सेशन होगा पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें, जिसको मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है समझाने के लिए। विच मीन्स जो आपके पीवाईक्यूज हैं उनके जितने भी उसमें क्वेश्चंस गिवन हैं या फिर जितने भी आपके उसमें ऑप्शंस हैं, टर्म्स हैं, उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए आपको अच्छी तरीके से मेंशन किया हुआ है कि आप एक क्वेश्चन से कैसे आप 5 से 6 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सो आज का जो बेसिकली ये मैराथन लेने का सेशन, यानी जो एक मोटो है वो ये है कि एक क्वेश्चन से हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म है, आप उन प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट नाउ दिस प्लेटफॉर्म आपको एक क्वेश्चन से कुछ नहीं तो आपको 4 to 5 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सो दैट इससे रिलेटेड यदि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं फर्दर यूजीसी नेट में या फिर जिस भी एग्जामिनेशन में आप हायर एजुकेशन के एग्जामिनेशन में आप बैठने वाले हैं, सो दैट आपका एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो, ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चंस यदि मॉडिफिकेशंस करके आते हैं, यानी इन्हें मॉडिफाई करके भी पूछा जाए तो आप एबल हों उसे अटेम्प्ट करने के लिए, आप उसमें सही ऑप्शंस चूज़ कर सकें। सो एज़ वी ऑल नो कि जो मेरी क्लासेस होती है वो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की क्लासेस होती है। तो जो सेकंड पेपर है इसमें हम पढ़ते हैं होम साइंस, एंड ये जो मेरी क्लासेस होती है ये चलती है, पेपर फर्स्ट की जो मैं क्लास लेती हूँ आप सभी की वो चलती है इवनिंग में, विच मीन्स 6 PM इवनिंग में चलती है, जो आज नहीं होगी क्योंकि आज हमने मैराथन करना है। सो ये क्लासेस आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को होती है। संडे को जो है मैराथन आपके होते हैं, बट आज है सैटरडे, इस वजह से मैंने जो है क्योंकि आपके 2 वीक से मैं थोड़ी बिजी थी तो आपकी क्लासेस नहीं हो पा रहे थे मैराथन एंड पीवाईक्यूज सॉल्व कराने का एक ही मोटो है कि आप ये भी समझ पाएँ कि जो आपके सिलेबस में गिवन है उसके अलावा भी आपको पढ़ना है। सो जब आप पीवाईक्यूज में आप ऑप्शंस देखेंगे तब आप समझेंगे कि ये ऑप्शंस शायद मुझे और अच्छे से पढ़ने चाहिए। सो ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं मुझे यूजीसी नेट बाई अर्चना मैम से। यहाँ पे मैंने कई सारे ऐसे वीडियोज़ अपलोड किए हैं जो आपके लिए यूज़फुल होंगे। ये जो पेपर मेरे होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, बाइलिंगुअल विच मीन्स इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ। समटाइम्स इंग्लिश में कंटेंट होते हैं तो मैं उसे इंग्लिश हिंदी में जो है ट्रांसलेट करने का प्रयास करती हूँ। पेपर सेकंड जो आपका होता है वो 11:30 यानी मॉर्निंग में होता है। ये भी आपकी क्लासेस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे यानी टोटल 6 डे चलती है, और संडे में हम मैराथन कंडक्ट करते हैं। सो ये भी आप यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से वाईटी पे आप सर्च कर सकते हैं एंड वहाँ पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी क्लास आपकी जो है पेपर सेकंड की भी क्लास जो है इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होती है। सो आज हम करेंगे पीवाईक्यूज एंड उससे जो बेस्ड थियरी है वो मैंने यहाँ पे डेवलप की है, जो मैं आपको आज समझाऊंगी। सो यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं सो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप किसी स्पेशल टॉपिक या किसी स्पेशल टर्म्स या जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं उनसे आपको कोई कन्फ्यूज़न है सो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक एक कमेंट का आंसर देने का प्रयास करती हूँ। सो आप कमेंट करेंगे तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। यदि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई वैकेंसीज़ है जिससे रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न है, किसी सिलेबस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो आप इन सारी चीज़ों से भी रिलेटेड आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको आंसर देने का प्रयास करती हूँ। सो आज मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि जो हमारा सेशन होगा वो पीवाईक्यूज़ होंगे, पीवाईक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे और जितने ऑप्शंस हैं उनको हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए फर्दर आगे बढ़ेंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन एंड वी आर रेडी टू गुड टू गो। सो फर्स्ट जो क्वेश्चंस आपका गिवन है वो पूछा है इन्होंने FSSAI से। FSAI होती है फूड स्टैंडर्ड
आपका ये आ जाता है फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गिव मी मोमेंट, आई थिंक मेरे से कुछ मिस्टेक हो रहा है। जो FSSAI होती है वो होती है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच मीन्स ये जो क्वेश्चंस पूछने का इनका ये है कि फोर्टिफाइड फूड का सही उदाहरण नहीं है, विच मीन्स ओके। सो FSSAI परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा फोर्टिफाइड फूड का सही उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं फोर्टिफाइड फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड एज पर द FSI डिफिनेशंस ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन। यानी जो FSI के अनुसार फूड फोर्टिफिकेशन का डिफिनेशन क्या नहीं है। आयोडाइज सॉल्ट, मिल्क विद एडेड विटामिन डी, एडिबल ऑयल विद एडेड विटामिन डी, या फिर मिक्स्ड गेन आटा विद एडेड व्हीट ब्रेन। यानी गेहूं का भूसा मिला हुआ मिश्रित अनाज का आटा, या फिर विटामिन डी मिला हुआ खाद्य तेल, या फिर विटामिन डी मिला हुआ मिल्क हो, या फिर आयोडीन नमक हो। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे नॉट पूछा हुआ है यहाँ पे, तो नॉट से हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट, इसमें जो गलत दिखा रहा है वो ये है कि विटामिन डी मिला हुआ खाद्य तेल। यानी जो विटामिन डी मिला हुआ खाद्य तेल नहीं होता है, एडिबल ऑयल विद द एडिबल आपका एडेड विटामिन डी, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इनकरेक्ट। यानी आयोडीन युक्त नमक यानी आयोडाइज जो है सॉल्ट होता है। मिल्क विद एडेड विटामिन डी, यस उसमें मिल्क में जो है विटामिन डी अलग से ऐड की जाती है। और जो आपके मिश्रित अनाज हैं उनमें जो है इन सारी चीज़ों की मिलावट की जाती है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि फोर्टिफाइड फूड बेसिकली होते क्या हैं, कौन कौन से ऐसे फोर्टिफाइड फूड्स हैं जो बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप की पॉइंट्स को लर्न करने का प्रयास करिएगा कि की पॉइंट्स इसमें क्या क्या हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। सो अब हम बात करेंगे फोर्टिफाइड फूड। So fortified food have a vitamin and minerals added to them often during processing to increase their nutritional value and address potential definitions. Food fortification is adding micronutrients जैसे आपका vitamins हो गया and minerals हो गया to food produce either to restore nutrients lost during processing or to add nutrients that were नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट, यानी जो उसमें ओरिजिनल रूप से प्रेजेंट नहीं होते हैं प्रोसेसिंग करने के दौरान या फिर उसको रीस्टोर करने के दौरान, वो जो आपके विटामिन्स हैं मिनरल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, उनका फोर्टिफिकेशन किया जाता है। यानी किसी भोज्य पदार्थ में, मैं आपको एक बहुत छोटे एग्जांपल से क्लियर करूँगी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक छोटा सा भोज्य पदार्थ ये है, और जब आपने इसको स्टोर किया या फिर जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा इसे प्रोसेस के द्वारा जब आप इसे निकाल रहे हैं, यानी उन प्रोसेस से जब ये गुजर रहा है, तो इसमें कुछ मात्रा में विटामिन्स एंड जो मिनरल्स हैं यानी जो आपके खनिज पदार्थ हैं वो लॉस हो जा रहे हैं। तो इनकी भरपाई के लिए इनकी मात्रा ऐड की जाती है, यानी ये इस भोज्य पदार्थ में रहें, इस वजह से इनकी मात्रा को इस भोज्य पदार्थ में ऐड किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, विच मीन्स प्रोसेसिंग के द्वारा या फिर आपने कुछ इसमें आपने स्टोर किया है, इन सारी चीज़ों के द्वारा यदि उसमें विटामिन्स या मिनरल्स की लॉस होती हैं, तो उन लॉस की भरपाई करने के लिए, उस लॉस को पूरा करने के लिए अलग से मिलाया जाता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ऐसे जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो आपके फोर्टिफाइड फूड्स में आते हैं। आई होप इज इट क्लियर। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिनमें विटामिन्स और खनिज मिलाए जाते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी फोर्टिफाइड फूड्स की बात होती है तो केवल उसमें विटामिन्स और खनिज मिलाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट मिलाया जाता है, या फिर इसमें प्रोटीन मिलाया जाता है, या फिर इसमें फैट मिलाया जाता है। तो ये सारे आपके ऑप्शन हो जाएंगे इनकरेक्ट, क्योंकि जब भी फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं उसमें केवल और केवल मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलाए जाते हैं। सो एक चीज़ आप मेक श्योर करके रखिएगा कि इस तरीके की भी चीज़ें आप ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलाया जाता है, ना ही आपका प्रोटीन होता है, और ना ही आपका फैट होता है,
और ना ही किसी भी प्रकार का वाटर मिलाया जाता है। ये सारी भी चीज़ें इसमें नहीं मिलाई जाती हैं। तो क्या इसमें करेक्ट होगा? वो होता है विटामिन एंड मिनरल्स। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एन एग्जामिनर आस्किंग टू यू कि फोर्टिफाइड फूड्स में कौन कौन से ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे जो है माइक्रो न्यूट्रिशंस। एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि मैक्रो की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस पूछ दे कि यानी फोर्टिफाइड फूड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिशंस मिलाए जाते हैं। सो रिमेंबर दिस, जब भी फोर्टिफाइड फूड की बात होती है तो माइक्रो न्यूट्रिशंस मिलाए जाते हैं, यानी जिनकी शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है बट वो असेंशियल्स होते हैं फॉर द बॉडी। सो इसमें मिलाया जाता है बेसिकली विटामिन एंड मिनरल्स। सो इसमें तीन चीज़ें आप याद रखें। फोर्टिफाइड फूड वे फूड होते हैं जब प्रोसेसिंग के दौरान, स्टोरेज के दौरान या किसी भी माध्यम से या ओरिजिनली वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो लॉस हो जाते हैं, तो उन लॉस की भरपाई करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिशंस मिलाए जाते हैं जो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। सो खाद्य मूल्य बढ़ाया जा सके, संभावित कमियों को दूर किया जा सके, खाद्य शुद्धिकरण, खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आपके विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जोड़ने की प्रक्रिया जिसका उद्देश्य प्रसंस्करण के दौरान नष्ट हुए पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करना या उन पोषक तत्वों को जोड़ना है जो मूल रूप से मौजूद नहीं थे। मैंने आपको प्रीवियसली ही समझा दिया कि ऐसे उन सारी चीज़ों की भरपाई करना जो ओरिजिनली उसमें प्रेजेंट नहीं है, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द स्टोरेज, ड्यूरिंग द प्रिजर्वेशंस वो क्या हो गए हैं? नष्ट हो गए हैं। तो उन्हें जो है उनकी भरपाई करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिशंस मिलाए जाते हैं। वो न्यूट्रिशंस कौन से होते हैं? आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स। आगे हम बात करेंगे कि उसमें भी कौन कौन से विटामिन्स होते हैं और कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो स्पेशली उसमें मिलाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एड्रेस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी क्या होती है। फोर्टिफिकेशन हेल्प कम्बैट माल न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय डिफिशियंसीज इन असेंशियल न्यूट्रिशन, विच मीन्स फोर्टिफिकेशन से आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले कुपोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है। यानी जितने भी आपके फोर्टिफिकेशंस जो फूड्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, उनको इसीलिए लिया जाता है कि जो कुपोषण से पीड़ित जो बच्चे हैं या फिर जिनके अंदर वो नेचुरली मात्रा में पहुंच नहीं पा रहा है, या फिर ऐसे वुमेन जो उसे कंज्यूम तो कर रहे हैं बट उनकी बॉडी उन्हें जो है कंजप्शन नहीं कर रही है, यानी एज इट इज़ उन्हें बाहर निकाल दे रही है। तो ऐसे भी सिचुएशन में जो है फोर्टिफाइड फूड देने की आवश्यकता होती है। एक सिचुएशन इसमें और होता है कि यदि कोई मिस हैपनिंग हो गई है, कोई एक्सीडेंटल चीज़ें हो गई हैं, तो इन सभी चीज़ों में भी फोर्टिफाइड फूड्स दिए जाते हैं सो दैट उनके जो है जो अब उनके विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं उन्हें जल्दी मात्रा में कंज्यूम किया जा सके और जल्दी उनके जो है स्वस्थ होने में वो लाभकारी हों। सो तत्वों की कमी होने के कारण कुपोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी से निपटने के लिए जो है ये फोर्टिफाइड फूड्स अवेलेबल कराए जाते हैं। इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, यस, ये इम्प्रूव करता है उसके जो पोषक तत्व है, यानी पोषण मूल्य में सुधार करता है। कैसे करता है? इट इन्हांस द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ कॉमनली कंज्यूम्ड फूड, मेकिंग देम अ बेटर सोर्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर अ वाइडर पॉपुलेशंस, यानी एक लंबी जनसंख्या यानी व्यापक जनसंख्या के आवश्यक पोषक तत्वों को बेहतर बनाने का एक अच्छा स्रोत है। क्योंकि आप किसी को डे टू डे कोई भोज्य पदार्थ बना के एक बड़ी जनसंख्या यानी मास जनसंख्या को आप जो है एक ही दिन में या फिर कुछ ही समय में जो है उन्हें ठीक नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप फोर्टिफाइड उन्हें फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि उनके लिए एसेंशियल है, तो यदि आप फोर्टिफाइड फूड उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप एक मास पॉपुलेशन को जो है पोषण तत्वों की भरपाई कर पाएंगे एंड द माल न्यूट्रिशन को वहाँ से कम कर पाएंगे। माल न्यूट्रिशन विच मीन्स कुपोषण। सो यह आमतौर पर उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की पोषण सामग्री को बढ़ाता है
यस, एंड जिससे वे व्यापक जनसंख्या के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के बेहतर स्रोत बन जाते हैं। यानी आप मास पॉपुलेशन को जो है यहाँ से कुपोषण से आप इन्हें बचा सकते हैं एंड देन उन्हें फोर्टिफाइड फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए हुए हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो फोर्टिफाइड फूड्स में आते हैं। तो अब यहाँ पे एक की पॉइंट याद करने वाली ये है कि इसमें आते हैं आपके स्टेबल फूड्स। स्टेपल फूड विच मीन्स छोटे, स्टेपल एंड आपने फिलामेंट अपने टेक्सटाइल में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे भी सेम वो टर्म्स जो है उसका मीनिंग सेम होगा। स्टेपल विच मीन्स जो भी चीज़ें हैं छोटी हैं, और फिलामेंट विच मीन्स जो बड़ी चीज़ें हैं। यानी स्टेपल फूड्स यानी छोटे भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं आपके, राइस हो गए, व्हीट फ्लोर हो गए, ऑयल हो गए, मिल्क हो गए, सॉल्ट आर कॉमन व्हीकल्स फॉर फोर्टिफिकेशंस। यानी अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि राइस में फोर्टिफिकेशंस होते हैं, व्हीट फ्लोर है यानी जो गेहूं का आटा है, यहाँ मैदे की बात नहीं हो रही है, गेहूं का आटा है उसमें फोर्टिफिकेशंस होते हैं, ऑयल में फोर्टिफिकेशन होता है, मिल्क में फोर्टिफिकेशन होता है, और नमक में फोर्टिफिकेशन होता है। आपने कई सारे ऐसे नमक देखे होंगे जो स्पेशली फोर्टिफाइड यानी उसमें आयोडीन की मात्रा अधिक मात्रा में मिलाई जाती है और वो फोर्टिफाइड फूड्स में आते हैं, और उन्हें स्पेशल जो गाइटर से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है उन्हें देने के लिए बोला जाता है। सो अदर एग्जाम्पल्स आपके हैं, इनमें भी कुछ मात्रा में, बहुत मिनिमम मात्रा में मिलाया जाता है, जैसे आपका एग हो गया, आलमंड मिल्क हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, या फिर स्लाइस ऑफ ब्रेड्स हो गए, या फिर सर्टन सीरियल्स ऑल्सो ऑफन फोर्टिफाइड, यानी कुछ ऐसी भी सीरियल्स हैं जिनमें फोर्टिफिकेशंस किया जाता है। सो हम याद रखें कि हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आप मुख्य खाद्य पदार्थ को आप कैसे समझेंगे कि ये जो मुख्य खाद्य और अन्य उदाहरण कैसे हैं। तो थोड़ा सा आप इंग्लिश की तरफ रुझान दें कि जो स्टेपल फूड है ये यदि आप याद रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो फोर्टिफिकेशन होता है वो माइक्रो न्यूट्रिशंस यानी आपके वाइटमिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जिनमें जो आपके फूड के लिए फोर्टिफिकेशंस किए जाते हैं, और स्टेपल फूड्स वो होते हैं जिनमें आपके आ जाते हैं राइस, व्हीट फ्लोर्स, ऑयल, मिल्क, सॉल्ट एंड ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। इसके अलावा ये अदर एग्जांपल्स है, अदर एग्जांपल विच मीन्स इसमें बहुत मिनिमम मात्रा में, यानी यहाँ पे जो है बहुत मिनिमम मात्रा में जो फोर्टिफिकेशंस किए जाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमनली फोर्टिफाइड न्यूट्रिशंस कौन कौन से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो फोर्टिफिकेशन के दौरान वो वाइटमिन्स यूज़ किए जाते हैं। सो पहले आता है आपका वाइटमिन ए, वाइटमिन डी एंड वाइटमिन बी विटामिन्स लाइक फोलिक एसिड। सो जो बेसिकली वाइटमिन बी हमारी बात होती है तो बी कॉम्प्लेक्स है, यानी बी कॉम्प्लेक्स में आपका सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो जो वाइटमिन बी होता है वो वाइटमिन ए भी आपने पढ़ा होगा जिसे हम थायमिन कहते हैं, राइबोफ्लोविन, नियासिन, ऐसे करके आगे चल के आपके वाइटमिन बी 12 पे जाके ख़त्म होता है जिसे हम कहते हैं साइनोकोबालमिन एसिड। सो अब हम बात यहाँ पे जो बेसिकली फ्लोर में या फिर जो इसमें कंटेंट मिलाए जाते हैं वो विटामिन बी के फोलिक एसिड से मिलाए जाते हैं, यानी फोलिक एसिड एंड अदर आपका आ जाता है। तो अदर में अब जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स में माइक्रो मिनरल्स मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैक्रो मिनरल्स क्या है एंड माइक्रो मिनरल्स क्या है इसके मैंने बहुत अच्छे से सेशन में आपको प्रीवियसली, इससे पहले जितने भी मेरे सेशन थे उसमें मैंने आपको माइक्रो मिनरल्स एंड मैक्रो मिनरल्स को बारे में बताया है। सो ऑलमोस्ट जो लर्नर्स होते हैं उनको एक कन्फ्यूज़न होती है कि जो कैल्शियम है एंड आयरन है ये मैक्रो है या माइक्रो हैं। सो बोथ आर डिफरेंट। जो मैक्रो मिनरल्स है उसमें हमारा कैल्शियम आ जाता है, लेकिन जो आपके माइक्रो मिनरल्स है उसमें हमारा आ जाता है आयरन। क्योंकि ये आयरन और कैल्शियम से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड हम ज़्यादा इसे पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू जिंक आपका हो गया या फिर बायोटेक हो गया या फिर फॉस्फोरस हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। इस वजह से स्टूडेंट जो है क्वेश्चंस इन टर्म्स को या फिर इन्हें जो है कम पूछा जाता है, और इनमें बॉडी में इनकी जो मात्रा होती है बहुत कम मात्रा होती है, इस वजह से इन्हें उतना प्रेफरेंस नहीं मिलती है, इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं या नहीं पढ़ाया जाता है। सो अब दो चीज़ें आप क्लियर कर लें। whenever we are talking about micro minerals,
सो उसमें हमारा आयरन सॉरी कैल्शियम फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, एंड देन उसके बाद उसके जितने भी सब साथी हैं वो सारे आ जाते हैं। और जब माइक्रो मिनरल्स की बात होती है तो उसमें आ जाता है आयरन। ये मैंने प्रीवियसली भी आपको क्लियर किया है। सो आयरन हो गया आपका, आयोडीन हो गया, जिंक आर फ्रिक्वेंटली एडेड, यानी इन्हें जो है फ्रिक्वेंटली एडेड किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आयरन एडेड है आयोडीन नहीं होगा, आयोडीन एडेड है जिंक नहीं होगा, जिंक एडेड है किसी भोज्य पदार्थ में तो आयोडीन और आयरन नहीं एडेड होगा। तो इन्हें फ्रिक्वेंटली एडेड किया जाता है, यानी कोई एक ही ऐड किया जाएगा, दोनों पैरेलल साथ में नहीं चल सके। हिंदी में भी आपके लिए मैं पढ़ दे रही हूँ। विटामिन ए डी बी जैसे फोलिक एसिड एंड अक्सर लोहा आयोडीन जिंक मिलाया जाता है मिनरल के तौर पे। तो ये चीज़ें आप फोर्टिफिकेशन से याद कर लें, यानी जो वाइटमिन होती है ए डी एंड बी, बी में बेसिकली फोलिक एसिड होता है, मिनरल्स में आपके माइक्रो मिनरल्स आते हैं जो होते हैं आपके आयरन आयोडीन एंड जिंक, फ्रिक्वेंटली ये जो है एडेड किया जाता है। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं। यस, मैं अभी आपको कुछ इसमें शॉर्ट मैंने ऐड किया है जो यदि आप कंज्यूम करते होंगे तो आप उसे जो है अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी प्रभावी लागत होता है। कैसे, फोर्टिफिकेशन इज़ द रिलेटिवली एक्सपेंसिव वे टू improve public health and address micronutrients deficiencies. Yes, safe होता है, the added nutrients are typically within safe label and don't pose a health risk, यानी इससे कोई health risk नहीं होता है। widely accessible, यानी व्यापक रूप से जो है एसेस किया जा सकता है। बाई फोर्टिफाइड स्टेपल फूड, यहाँ पे भी देखिए स्टेपल फूड बोल रहा है। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन कैन बेनिफिट फ्रॉम द एडेड न्यूट्रिशंस, यानी इन न्यूट्रिशंस के द्वारा जो है मास पॉपुलेशन को है आप जो है ठीक कर सकते हैं। हिंदी में है, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए फोर्टिफिकेशन की अपेक्षा के सस्ता होता है। यस, इट इज़ सस्ता होता है। आप एक नमक का पैकेट भी लेंगे तो यदि आपको नॉर्मल नमक का पैकेट आपको 1 kg में 20 या 30 में आता होगा, मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैक्स टू मैक्स 40 में आता होगा, तो यदि फोर्टिफाइड यदि लेंगे तो आपको 50 रुपीज़, वही यानी 10 रुपीज़ के भी आपका डिफरेंस होता है। तो ये सबके लिए एसेसिबल है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। सुरक्षित कैसे, इसमें मिलाए गए पोषक तत्व आमतौर पर सुरक्षित स्तर पे मिलाए जाते हैं, इसीलिए इससे कोई खतरा नहीं होता है। व्यापक रूप से सुलभ होता है। कैसे, सुदृढ़ बनाकर आबादी एक बड़ा हिस्सा जो है अतिरिक्त पोषक तत्वों को हम जो है लाभकारी कर सकते हैं, यानी एक मास पॉपुलेशन को हम वहाँ पे जो है जो लाभान्वित कर सकते हैं। तो जब भी हम इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव है, सेफ है एंड वाइडली एसेसिबल है, यानी सबके लिए एसेसिबल है। नेक्स्ट वन इज कंसिडरेशंस विच मीन्स न्यूट्रिशंस degradations, yani some nutrients can dangerous during food processing, so it's important to ensure the added nutrients remain stable, यानी जो है वो स्टेबल हो। कैसे, खाद्य प्रसंस्करण के दौरान कुछ पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। यस, ये संभाविक है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि मिलाए गए जो पोषक तत्व हैं वो स्थिर रहें, यानी वो स्टेबल रहें। ऐसा नहीं है कि फिर से उन्हें जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, यानी उसका जो है इंपोर्ट किया जा रहा है, तो वो जिस प्लेस पे जा रहा है वहाँ पे जाने तक वो जो है अब पूरी तरीके से स्पॉयल हो जाएं, ऐसी कोई चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी उसके अंदर जो है स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। जो भी आप विटामिन ए डी बी मिला रहे हैं या फिर मिनरल्स मिला रहे हैं, आपका जो आयरन हो गया या फिर जिंक हो गया, इस तरीके की चीज़ें मिला रहे हैं तो वो स्टेबल हों, ऐसा नहीं कि आप उसके आगे चल के वो जो है उनकी लॉस हो जाए। ओवर फोर्टिफिकेशंस, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ओवर फोर्टिफिकेशंस ना हो, यानी अधिक मात्रा में फोर्टिफाइड ना हो जाए। वाइल फोर्टिफिकेशन इज़ बेनिफिशियल, इट्स important to avoid over fortification which could lead to excess intake of certain nutrients, यानी जो आपने जो फोर्टिफाइड फूड बनाया है, ऐसा ना हो कि उसमें जो है ओवर फोर्टिफिकेशन से आ जाए, यानी जितने भी आपने विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलाए हैं वे उचित अमाउंट में उस खाद्य के जो भी खाद्य पदार्थ है उसके अनुसार उचित मात्रा में मिला होना चाहिए, अधिक मात्रा में उसकी मिलावट नहीं होना चाहिए। यानी यद्यप फोर्टिफिकेशन लाभदायक है लेकिन अति फोर्टिफिकेशन से बचना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कुछ भोज्य तत्वों के अधिक सेवन हो सकता है। यानी यस ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं है कि आप घर में जो है विटामिन्स या मिनरल्स का कंजप्शन नहीं करते हैं। यस, एवरीबडी हैज़
कंज्यूम मिनरल्स एंड विटामिन्स, बट कोई यदि अलग से कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है तो उन्हें एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि वो अधिक मात्रा में इसका सेवन ना कर सके। डाइटरी डाइवर्सिटी, फोर्टिफिकेशन फूड शुड बी पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशंस रिच फूड। यस, यानी डाइटरी डाइवर्सिटीज होनी चाहिए। फोर्टिफाइड फूड शुड बी पार्ट ऑफ द बैलेंस डाइट। यस, जो आपने बैलेंस डाइट आपका है, उस बैलेंस डाइट में यदि आपने इन चीज़ों का कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनके माध्यम से यानी फोर्टिफाइड फूड के माध्यम से उस बैलेंस के अनुसार ही करें। ऐसा नहीं है कि आप अलग से फोर्टिफाइड फूड्स भी ले रहे हैं। नॉर्मल फूड्स में भी आपके जो है विटामिन ए, डी, बी, ये सारी चीज़ें, आप फोलिक एसिड भी अलग से ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यानी डाइटरी डाइवर्सिटीज होनी चाहिए। यानी न्यूट्रिशंस रिच फूड आप ले रहे हैं, यदि अलग भी ले रहे हैं, अलग से ले रहे हैं, तो वो आप इसलिए ले रहे हैं कि वो आपके डाइट को फुलफिल कर सकें। सो हिंदी में है आहार विविधता। फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों को संतुलित आहार का हिस्सा होना चाहिए। यस, मैंने प्रीवियसली आपको बताया, जिससे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ शामिल हो सके। अब ये है फोर्टिफाइड फूड का सिंबल। सो आप देखेंगे कि ये आपके आई थिंक रिसेंट के जो आपका जो ऑफलाइन पेपर हुआ था रिसेंट, जो आप उसके जो आंसर की वगैरह नहीं आए थे एंड देन आपके रिसाइकल एग्जामिनेशन हुए थे, तो उसमें फोर्टिफाइड फूड का जो है सिंबल पूछा हुआ था। तो आप यहाँ से देख लें कि फोर्टिफाइड फूड का जो सिंबल होता है, ये सिंबल से भी क्वेश्चंस आते हैं। यदि किसी बच्चे ने एग्जामिनेशन एक दो बार दिया होगा तो उसको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड होगा कि ऐसे सिंबल से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पहले तो होता है आपका स्क्वायर, एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर प्लस बना होता है, एफ लिखा होता है एंड देन जो ये एफ होता है कुछ इस तरीके का सर्कल होता है। तो बहुत ध्यान से देख लें, प्लस है, एफ है, स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो फोर्टिफाइड संपूर्ण पोषण स्वास्थ्य जीवन, यानी ये इनका जो है टैग है, संपूर्ण पोषण स्वास्थ्य जीवन। अब मैंने एक नोट यहाँ पे डाला हुआ है, वो ये है, इन अक्टूबर 2016 एफएसआई ऑपरेशनलाइज्ड द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फोर्टिफिकेशन फूड। यानी जो एफएसएआई है हमारी, जो एक सैचुरेटेड बॉडी है, इसने अक्टूबर में ले आया था 2016 में इस फोर्टिफाइड फूड को। यानी जो हमारा फोर्टिफाइड फूड है, सन भी पूछ देता है, इस तरीके से पूछ सकता है आपका, जैसे यहाँ पे फोर्टिफाइड फूड गिवन है और यहाँ पे आपका सन पूछ सकता है कि 16 में आया था, 15 में आया था, या फिर आपके जो है 14 में आया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करने होंगे मैच। सो मैच द कॉलम में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो आपका जो है क्वेश्चंस में डबल फोर्टिफाइड फूड नहीं पूछा था, तो मैंने डबल फोर्टिफाइड फूड को भी ऐड कर दिया है, सो दैट आपके कोई भी फोर्टिफिकेशन से क्वेश्चंस या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए। सो now we are talking about double fortified food. Double fortified food, स्पेशली डबल फोर्टिफाइड सॉस, जिसे हम DFS भी कहते हैं, स्पेशली किस में होता है, सॉल्ट में। ध्यान रखें कि whenever we are talking about डबल फोर्टिफाइड फूड, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि डबल फोर्टिफाइड फूड हमेशा सॉल्ट में ही, स्पेशली सॉल्ट में किया जाता है। रेफर टू table salt enriched with the both iron and iodine to combat iron deficiencies जैसे anemia and iodine deficiency disorder. Double fortified salts, it is a table salt that has been fortified with the both iron and iodine. सो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी डबल फोर्टिफाइड फूड के बारे में बात करता है तो स्पेशली होता है सॉल्ट में, और क्या ऐड किया जाता है, आयरन एंड आयोडीन ही ज़्यादा मात्रा में उसमें ऐड किया जाता है। यानी इन्हीं दोनों को, सॉरी आई एम सेइंग कि आपका जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं, इन दोनों को साथ में ऐड किया जाता है। क्योंकि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि जब भी माइक्रो न्यूट्रिशंस ऐड किए जाते हैं तो फ्रिक्वेंटली ऐड किए जाते हैं, यानी आयरन, आयोडीन और जिंक एक साथ नहीं होंगे। बट जब डबल फोर्टिफाइड फूड किया जाता है तो उनमें से कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एंड जिसके लिए वो नेसेसरी है उसको ध्यान में रखते हुए, उस व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए आयरन एंड आयोडीन दोनों की मात्रा मिलाई जाती है, तो ये डबल फोर्टिफाइड फूड में आपका आ जाता है। अब ये किसके लिए होता है, जो एनीमिया से परेशान है, यानी जो इनको एनीमिया हुआ है,
या फिर उन्हें किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर है, तो उन्हें उनके लिए जो है आपके डबल फोर्टिफाइड शॉल्स आते हैं। अब डिसऑर्डर तो हर किसी को पता होगा, जैसे कुछ बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, या फिर उनमें अलग अलग प्रकार के डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो इन चीज़ों को कंज्यूम करने से धीरे 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 एंड देन वो बेहतर हो जाते हैं। सो डबल फोर्टिफाइड फूड तब होता है आपका जब आयरन एंड आयोडीन दोनों ही मिले होते हैं, और ये सिर्फ एक ही चीज़ में ऑलमोस्ट आपका होता है, वो होता है आपका सॉल्ट। तो सॉल्ट में दो चीज़ों का मिलावट होती है। किन किन चीज़ों की मिलावट होती है? आपकी हो गई आयरन, एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है आयोडीन। ये तब होता है जब डबल फोर्टिफाइड फूड होता है, यानी DF। आप यहाँ पे F भी लिख सकते हैं या फिर आप S भी लिख सकते हैं, यानी S लिखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि सॉल्ट में ही बेसिकली इसमें मिलाया जाता है। तो हिंदी में भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आपके लिए रीड कर दे रही हूँ। डबल फोर्टिफाइड भोजन विशेष रूप से डबल फोर्टिफाइड नमक लोहे की कमी, एनीमिया और आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों से निपटने के लिए लोहे और आयोडीन दोनों में समृद्ध टेबल नमक को संदर्भित करता है। यानी 1 टेबल स्पून यदि है तो उसमें जो है इस तरीके से स्पून आपका बनेगा। सो 1 टेबल स्पून में इन दोनों की मात्रा होती है। डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट्स या टेबल सॉल्ट है जिसे आयरन, आयोडीन दोनों से ही जो है फोर्टिफाइड किया जाना, यानी दोनों ही मिलाया जाता है। आयोडीन डिफिशियंसी एंड आयरन डिफिशियंसी क्या है? आयोडीन इज अ क्रूशियल फॉर द thyroid thyroid hormones productions which regulate metabolism and brain development. Iodine deficiency can lead to goiter, जिन्हें हम बढ़ी हुई थायराइड भी बोलते हैं, यानी enlarged थायराइड ग्लैंड हो जाती है, एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे फिगर मेंशन करना आपके लिए भूल गई कि जो आयोडीन डिफिशियंसी एंड आयरन डिफिशियंसीज, आयरन से तो बेसिकली एनीमिया ही होता है आपका, लेकिन आयोडीन डिफिशियंसी से जो ये नेक है आपका, यहाँ पे इस तरीके से कुछ फूल जाता है, ये आयरन डिफिशियंसी में आता है, जिन्हें हम ग्वाइटर भी कहते हैं, यानी उसका जो प्रोफेशनल नेम है उन्हें हम ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं। सो आयोडीन डिफिशियंसी से क्या क्या होती है? क्रूशियल होता है किसके लिए? जो थायराइड हार्मोन्स है उसके उत्पादन के लिए ये जो है महत्वपूर्ण होता है। तो थायराइड जो हार्मोन्स है आपके, इसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को और ब्रेन के डेवलपमेंट में, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को जो है आप आयोडाइन, बच्चे नहीं ऑलमोस्ट सभी को जो है आयोडाइड जो है आयोडीन युक्त नमक ही यूज़ करने चाहिए, सो दैट आपका मेटाबॉलिज्म के स्तर से भी सही रहेगा एंड ब्रेन डेवलपमेंट भी आपका सही रहेगा, एंड कैन लीड ग्वाइटर, जिससे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो लार्ज थायराइड ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्ज हो जाती है, यानी सामान्य से जो है लार्ज हो जाती है, और कुछ यहाँ आपके नेक एरिया पे देखने के लिए मिलता है, एंड द अदर हेल्थ प्रॉब्लम, और भी छोटी छोटी इससे प्रॉब्लम्स हो सकी। हिंदी में हम यहाँ देखेंगे, आयोडीन थायराइड हार्मोन उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चयापचय के लिए, मस्तिष्क के विकास के लिए। एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं कि जब भी एक प्रेग्नेंट वुमेन होती है, आई रिपीट अगेन, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, उसे हमेशा आयोडीन वाला ही नमक देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो आयोडीन नमक कंज्यूम करती हैं तो उनके अनुसार प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को वो आयोडीन मिलता है, तो सो दैट बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में आयोडीन जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसके ब्रेन डेवलपमेंट में ज़्यादा ही अहम भूमिका निभाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से गंडमाला, आप देख लीजिएगा गंडमाला क्या है? बढ़ी हुई थायराइड, यानी जो एनलार्ज हो जाती है जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, अन्य श्वास संबंधी जो है समस्याएं होती हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी। आयरन इज असेंशियल फॉर अ कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, यस वी ऑल नो। आयरन डेफिशिएंसी कैन कॉज एनीमिया लीडिंग टू फटीग, वीकनेस एंड अदर हेल्थ इश्यूज। यानी क्या क्या चीज़ें आयरन की कमी से? तो फर्स्ट आपका होता है वो होता है एनीमिया। एनीमिया ओके, जितने भी डिजीज़ हैं इनसे रिलेटेड भी मैं आपको एक सेशन प्रोवाइड करूँगी जिसमें एनीमिया किसके कारण होती है, आपके कौन कौन से एनीमिया होती है। इसमें भी एनीमिया एक लार्ज पोर्शन है जिसको आप पढ़ेंगे तो उसमें कई सारे ऐसे टर्म्स मिलते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो फर्दर जो मेरा अपकमिंग सेशन होगा, जैसे जैसे आपके टॉपिक चलेंगे, मैं आपको जितनी भी डिजीज़ हैं आपके, आपके ग्वाइटर हैं, एनीमिया है, आपके थायराइड्स हैं, या फिर आपके
कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है या आपकी आपकी हाइपरटेंशन है, जितने भी हैं, ओबेसिटी, टाइप्स ऑफ ओबेसिटी कितनी है या नॉर्मल बॉडी कैसी होती है आपकी, फीवर में टेम्परेचर, हाई फीवर में टेम्परेचर क्या होता है, लो फीवर में टेम्परेचर क्या होता है, इन सभी को मैं फर्दर आपके सेशन में कवर करते हुए चलूँगी। सो जो आयरन डिफिशियंसी है उससे जो मेन कॉज्ड होता है, जो मेन आपकी डिफिशियंसी होती है वो होती है हमारी एनीमिया। एनीमिया होने के साथ-साथ बॉडी में फटीगनेस भी आ सकती है, वीकनेस होती है एंड अदर हेल्थ इश्यूज़ भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन है हाउ इट हेल्प, कैसे ये जो है हेल्प करता है। बाय कंज्यूमिंग डीएफए यानी डबल फोर्टिफाइड जो सॉल्ट्स हैं, इन रेगुलर कुकिंग इंडिविजुअल्स कैन इजीली ऑब्टेन द नेसेसरी आयरन एंड आयोडीन। व्यक्तिगत रूप से उन्हें आयरन एंड आयोडीन मिलता है, हेल्पिंग टू प्रिवेंट एंड कम्बैट डिफिशियंसीज। यानी नियमित रूप से खाना पकाने, जो आप यदि डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट डाल रहे हैं तो व्यक्ति को आसानी रूप से जो है लौह तत्व आयोडीन प्राप्त हो सकता है, जिसके कमी को रोकने और उससे निपटने में उनको जो है मदद मिलती है। एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स क्या हो सकते हैं आपके, जैसे नमक के अलावा हो सकते हैं सामान, अन्य सामान फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, नाश्ते में मिलाने वाले अनाज हो गए, या फिर ब्रेड, दूध, दही, फलों का रस, ये सब आ सकता है। बिसाइड सॉल्ट यानी इस सॉल्ट के अलावा अदर कॉमन फोर्टिफाइड फूड्स इंक्लूड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ब्रेड, मिल्क, योगर्ट एंड फ्रूट जूस। यानी यदि आप सॉल्ट जो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट्स हैं उसे आप नहीं ले रहे हैं तो उसके अलावा आप और कौन कौन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप जो सीरियल्स ले रहे हैं उसमें आप जो है आप उसमें जो है आपके फोर्टिफाइड्स होने चाहिए। ब्रेड, मिल्क, योगर्ट, इन सभी के द्वारा भी आप उसकी जो है पूरा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया है, कुछ सॉल्ट्स नेम डाल दिए हैं, जैसे आपका आ जाता है टाटा ट्रस्टेड रोल, यानी टाटा ट्रस्ट की भूमिका क्या है इसमें। सो द टाटा ट्रस्ट हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इम्प्रूविंग डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, सपोर्टिंग सॉल्ट रिफाइन एंड इन्वेस्टिव interventions to in गवर्नमेंट प्रोग्राम लाइक मिड डे मील, आप कहा जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो आपका आया था 1975, मैंने कई बार ये बता दिया, एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज यानी जितने भी सर्विसेज है। तो ये जो आपके टाटा ट्रस्ट जो आपके सॉल्ट प्रोवाइड करते हैं ये डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मे भी आपके इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में अपकमिंग जो जून का सेशन है उसमें पूछे जा सकते हैं। तो टाटा ट्रस्ट की भी भूमिका है आपके डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट के मेकिंग में। क्यों? और साथ ही साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के जो मिड डे मील के प्रोग्राम में ये पार्टिसिपेशंस है इनका, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है इनमें भी इनका पार्टिसिपेशंस है, एंड द जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं ये भी इनमें जो है इनकी भूमिका है। अब इसमें हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ डीएफए interventions क्या है। द ट्रस्ट सपोर्ट डीएफए interventions have benefited millions of people in various stage। आपका यूपी हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिले, यहाँ यहाँ पे मिले हुए हैं, जहाँ पे इन सारे स्टेट्स में जो है इनके जो है जो सॉल्ट है वो जाते हैं। साथ ही साथ एक और सॉल्ट वहाँ पे मुझे दिख रहा था तो मैंने मेंशन कर दिया कि यदि अम्मा सॉल्ट गिवन है आपका तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी आपका डबल फोर्टिफाइड फूड्स में ही डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में आता है। सो दो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की है जो मुझे लगा कि अपकमिंग सेशन में आ सकते हैं आपके, वो ये है टाटा ट्रस्ट जो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट प्रोवाइड करता है, एंड एक आता है आपका अम्मा सॉल्ट। द सॉल्ट मैन्युफैक्चर्ड एट द तमिलनाडु सॉल्ट कॉरपोरेशन, यानी तमिलनाडु सॉल्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ये बनाया जाता है, विच इंक्लूड DFS डबल फोर्टिफिकेशन सॉल्ट इज सोल्ड अंडर द अम्मा सॉल्ट ब्रांड, यानी एक ब्रांड का नेम है और इन्हीं के द्वारा जो है बेचा जाता है, और जो वो सॉल्ट होता है वो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है। नॉ नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, वो ये है खाद्य सुरक्षा और मानक मानक जैविक खाद्य विनियम किस वर्ष, गिव मी अ मोमेंट, आई डोंट थिंक कि ये क्या होता है, बट ये सेशन के दौरान ही अक्सर ये आ जाता है, ये कुछ प्रोटेक्शन के लिए कहता है हैकर के द्वारा। सो ना
अभी सही हो गया। सो खाद्य सुरक्षा और मानक जैविक खाद्य विनियमन किस वर्ष में अधिसूचित किया गया था? यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फूड रेगुलेशन वाज नोटिफाइड इन विच ईयर? सो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड आपका बना था, यानी जो FSS था, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में FSS कहते हैं। सो ये जो रेगुलेशंस ऑर्गेनिक फूड का लाया था, किस में ले आया था? सो 2016, 2019, 2017 एंड 2018। सो ये आपका आया था 2019 में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एंड वी आर डिकोडिंग ऑर्गेनिक फूड। क्या है आपका ऑर्गेनिक फूड? मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑर्गेनिक फूड को हम यहाँ पे जैविक खाद्य भी कहते हैं। सो आपका ये आ जाएगा जैविक खाद्य, यहाँ पे मेंशन भी है, ये आपका जैविक खाद्य होता है। अब हम यहाँ इसको देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सो ऑर्गेनिक फूड को हम और किस किस नामों से जानते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फूड। तो यदि एग्जाम में आपका इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल फूड्स पूछ रहा है, तो आप एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि ये ऑर्गेनिक फूड की ही बात कर रहा है। रिफर टू फूड एंड बेवरेजेस प्रोड्यूस यूजिंग मेथड दैट कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इसमें जो फार्मिंग होती है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। स्टैंडर्ड वेरी वर्ल्ड वाइड, यानी स्टैंडर्ड्स होते हैं वेरी वेरी करते हैं वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे विश्व में जो है अलग अलग प्रकार के इसके स्टैंडर्ड्स हैं जो वेरी करते हैं। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग फीचर्स पेस्टिसाइड दैट साइक्लिंग रिसोर्स प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी रिसोर्स जो है साइक्लिंग रिसोर्स होते हैं, प्रमोट करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को, एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जो है कंजर्व करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइज प्रोडक्शंस में स्ट्रिक्ट द यूज ऑफ सर्टन पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर इन द फार्मिंग मेथड यूज टू द प्रोड्यूस सच प्रोडक्शंस। तो जब भी हम आपके ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं, तो जो फर्टिलाइजर यानी जितने मैनुअल खाद्य पदार्थ, जो मैनुअल खाद्य हैं, यानी जो मैनुअली खाद्य पदार्थ, अब मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें जितने काउ डंक हो गए, बेफेलो डंक हो गए, जो कंपोस्ट खाद्य बनाई जाती है, आपने कंपोस्ट पढ़ा होगा इससे पहले, कंपोस्ट खाद है उसका यूज किया जाता है। और किसे कम मात्रा में यूज किया जाता है? वो है हमारी यूरिया। आपकी आ जाती है यूरिया, और आपके आ जाते हैं डाई, यानी जितने भी आपके डाइज हैं वो आ जाते हैं, यानी आपकी आ जाएंगी डाई और आपके यूरिया। इन सभी का जो है कम मात्रा में यूज़ किया जाता है वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल फूड्स, या फिर बायोलॉजिकल फूड, या फिर ऑर्गेनिक फूड, या फिर जैविक फूड। तो इन सभी को आप ध्यान रखें कि इसमें जो है मैनुअल खाद्य का यूज़ किया जाता है, और जितनी भी आपके ऑर्गेनिक आपके फर्टिलाइज़र हैं, इन सभी को जो है रिमूव किया जाता है, या फिर कम मात्रा में, मिनिमम मात्रा में यूज़ किया जाता है। और सबके वर्ल्ड वाइड जो है इसके स्टैंडर्ड अलग अलग हैं, सबके अलग अलग यहाँ पे उसे उगाने का तरीका अलग अलग है। सो ऑर्गेनिक फूड आर टिपिकली नॉट प्रोसेस्ड यूजिंग इडरेशंस, इंडस्ट्रियल सॉल्वनेट एंड सिंथेटिक फूड फूड एडिक्टिव्स मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, इससे अलग मैंने जितने भी इसके प्रीवियसली वीडियो बनाए हैं वहाँ पे, तो आप इन्हें फूड एडिक्टिव्स को वहाँ से कवर कर सकते हैं। फूड एडिक्टिव्स क्या है? फूड पिगमेंट्स आपके क्या होते हैं, और फोर्टिफिकेशंस भी मैंने आपको तीनों में अंतर क्या है बेसिकली मैंने बताया हुआ था, बट आज जो है आपको फूड फोर्टिफिकेशन को डिटेल में बताया है। सो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन एक्ट जो आया था वो आपका आया था 1990 में। सो मैंने ये स्पेशली इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि फूड प्रोडक्शन एक्ट यानी OFPA से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलता है, और कब आया था? 1990 में। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि जो OFPA आपका आया था वो 1990 में आया था। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछा जाता है, वो ये है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी अपेडा। अपेडा से भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। अपेडा को मैं और लार्ज में जो है और आपको अच्छे से डिकोड करके बताऊंगी, बट अभी ये आप जान लें कि 1986 में जो है अपेडा आया था। सो अपेडा के अंदर ही ये आपके OFPA ही आता है, यानी जो हमारा फूड आपके ऑर्गेनिक फूड आ गए या फिर जैविक फूड्स हैं, ये सब आपके जो है अपेडा के अंतर्गत ही
आते हैं। सो जैविक भोजन जिसे पारिस्थितिकी या जैविक, हिंदी में आप देख लें, हिंदी में इसे जो है जैविक भोजन कहा जाता है, या फिर इसे पारिस्थितिकी या फिर जैविक भोजन के रूप में आप देखेंगे ध्यान से, तो ये तीनों ही वर्ड आपको, केवल पारिस्थितिकी अलग है लेकिन जैविक भोजन और यहाँ पे भी जैविक भोजन गिवन है। सो प्रीफर करें हिंदी को, हिंदी में आपको तीनों टर्म्स अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है, जिसके मीनिंग भले ही सेम है लेकिन आपके टर्म्स अलग है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक फूड्स, इकोलॉजिकल फूड, बायोलॉजिकल फूड्स, यदि आपको इंग्लिश में पूछ देता है यानी हिंदी में दोनों जो है सेम ही पूछा हुआ है, के रूप में भी जाना जाता है। जैविक खेती के मानकों का अनुपालन करने वाली विधियों का उपयोग करके उत्पादित खाद्य पदार्थों का पेय पदार्थों को संदर्भित करता है। दुनिया भर में अलग अलग मानक हैं इसके, अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग प्रकार के चीज़ों को यूज़ किया जाता है इसमें। और खेती तरीकों के कुछ कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग प्रतिबंधित कर सकते हैं, यानी इसमें जो कीटनाशक हैं या फिर कोई आप ऐसे फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते हैं जो इन्हें प्रभावित करें, इस खाद्य पदार्थ को, इन्हें जो है प्रतिबंधित किया जाता है। इस जब हम इसका जब ऐसे खाद्य पदार्थ को उगाते हैं तो। सो ऑर्गेनिक, अब हम ये बात करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज़ अ प्रेफरेंस ऑफ फॉर यूजिंग मैन्योर एज अ फर्टिलाइजर कंपेयर टू conversations farming conventional farming in general. This practice seems to imply and increase risk microorganism, यही सारी चीज़ें आपको बता रहा है कि इसमें यदि आप ज़्यादा मात्रा में इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आपको जो भोज्य पदार्थ वहाँ से उत्पादित होते हैं वो उतने हेल्दी नहीं होते हैं जितने आपने, यहाँ पे हिंदी में आप देखेंगे कि आपने जो है कोई मैन्युअल डाला हुआ है तो। सो और यदि सूक्ष्म संदूषण जैसे आपका ई कोलाई हो गया, इन सभी का जोखिम बढ़ने का खतरा होता है यदि आपने ज़्यादा मात्रा में डाल दिया है तो। सो ये है आपका ऑर्गेनिक फूड का सिंबल, जिसे हम जैविक भारत के नाम से भी जानते हैं। सो ऑर्गेनिक, इसे हम ऑर्गेनिक फूड भी कहते हैं, ऑर्गेनिक फूड भी कहते हैं। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि यदि जैविक भारत का सिंबल दिया है तो आप कोई और ना ढूंढने लगें। ऑर्गेनिक फूड एंड जैविक भारत दोनों का सिंबल सेम है। मैंने सिंबल इसलिए इसमें ऐड किया है क्योंकि सिंबल से भी क्वेश्चंस आपके आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक सर्कल बना हुआ है इस तरीके का। इस सर्कल का भी अपना मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है जो मैंने यहाँ पे बताया है। द सर्कल रिप्रेजेंटेड होलिस्टिक वेलनेस। ये सर्कल बता रहा है कि होलिस्टिक वेलनेस के बारे में, यानी जो सर्कल है ये सबके स्वास्थ्य यानी होलिस्टिक वेलनेस एट अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म विच सिम्बलाइज्ड ऑर्गेनिक फूड। हिंदी में, इंग्लिश में यहाँ पे भी यहाँ मेंशन है ऑर्गेनिक फूड, यानी जो ये सर्कल बना हुआ है ये आपके होलिस्टिक वेलनेस को बताता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक लीफ बनी हुई है इस तरीके से, इस तरीके से ये लीफ दिखाती है कि फॉर्म्ड विद द सेकेंड लीफ रिप्रेजेंट दैट द एफएसआई हैज सर्टिफाइड फूड। यहाँ पे दो लीव्स हैं जो आपके ये एक लीफ गिवन है, ये लीफ छोटी वाली, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि नेचर को रिप्रेजेंट करती है, यानी जो इसमें फर्स्ट लीफ है, जो छोटी लीफ है, ये आपके नेचर को रिप्रेजेंट करती है। एंड जो इसमें लार्ज लीफ है ये बताती है कि ये एफएसएआई के द्वारा ये फूड पदार्थ, ये भोज्य पदार्थ जो है सर्टिफाइड है। एंड द जो हाफ सर्कल आप देखेंगे यहाँ से, ये सर्कल जो है कट गया है, तो ये जो हाफ यहाँ से जो सेमी सर्कल, यानी ये जो आपका सेमी सर्कल है ये वेलनेस को बताता है। एंड देन ये जो सेमी सर्कल है आपको ये बताता है सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थ लाइफ, यानी सस्टेनेबल एंड हेल्थ लाइफ को। तो यदि बहुत डीप में जाकर के इसके सिंबल से भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आगे देखने के लिए, जैसे फोर्टिफिकेशन से ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो सिंबल भी आप ध्यान रखें। सेमी सर्कल जो है ऑर्गेनिक फूड यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक वेलनेस की बात करता है। एंड द हाफ सेमी सर्कल है वो सस्टेनेबिलिटी एंड हेल्थ को बताता है। एंड जो छोटी लीफ है आपकी, इसमें जो छोटी लीव्स गिवन है वो नेचर को रिप्रेजेंट करती है। एंड द जो लार्ज लीफ इसमें गिवन है वो ये बताती है कि ये जो भोज्य पदार्थ है वो एफएससीआई के द्वारा सर्टिस्फाइड है। एंड जस्ट लाइक ग्रीन, यहाँ पे पूरा हिंदी में यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया है कि जस्ट लाइक ग्रीन रेड डॉट्स ऑन प्रोडक्ट टू सिग्निफाइड दे आर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। सो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि जो ग्रीन किसी भी भोज्य पैकेट आप ले रहे हैं, मान लीजिए कोई आपने ये चिप्स का पैकेट लिया और यहाँ पे इस तरीके का सिंबल बना है, तो ये सिंबल ध्यान दे, ये
स्क्वायर में आपका ये सर्कल बना होता है जो ग्रीन कलर से होता है, ये पूरा ग्रीन कलर से भरा होता है, एंड देन ये जो आउटर लेयर है जो स्क्वायर है ये भी ग्रीन कलर से ही होता है। तो ये दोनों ही आपके ग्रीन कलर से होते हैं। तो ऐसे जो भोज्य पदार्थ होते हैं आपके वो वेजिटेरियंस होते हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन नहीं मिलाया गया है। बट यदि आपका रेड डॉट है, रेड डॉट विच मीन्स आपका ये जो पार्ट है, ये जो स्क्वायर है इस तरीके से बना हुआ है और यहाँ पे जो है रेड डॉट है, ये रेड डॉट है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन वेजिटेरियन फूड। बट आई रिपीट अगेन, ये आपका ओल्ड है, ये आपका जो सिंबल है नॉन वेजिटेरियन का ये ओल्ड है। अभी जो सिंबल आया है वो है आपका ट्रायंगल, यानी बॉक्स के अंदर आपको ट्रायंगल देखने के लिए मिलेगा और ये आपका रेड कलर से भरा होगा। तो ये आपका है जो है, जो FSCI खुद को अपडेट करते रहता है, अलग अलग चीज़ें जो है बनाता रहता है, तो ये आपका न्यू है। तो दोनों याद रखें, यदि दोनों आपका एग्जामिनेशन में आ जाता है तो दोनों सिमिलर है, आप इसे याद रख सकते हैं ईजिली। एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन द डेवलप 2017 में ये जो है ऑर्गेनिक फूड की बात की गई थी, यानी जैविक भारत लोगो हेल्प कस्टमर आइडेंटिफाई और ऑथेंटिक ऑर्गेनिक फूड, यानी ये जो ग्रीन पूरा बन के आ रहा है ये कस्टमर को आइडेंटिफाई करने में और चीज़ों को ईजिली तरीके से समझने में मदद करता है। और ये आया था दिसंबर 2017 में। तो 16 में आपका आया था फोर्टिफिकेशन एंड 17 में दिसंबर में, वो आपका अक्टूबर में आया था, ये आपका दिसंबर में आया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें स्टार्च का डेक्सट्रीन में द्रवीकरण किस एंजाइम द्वारा किया जाता है। जब भी एक स्टार्च का डेक्सट्रिनाइजेशन होता है वो किस एंजाइम द्वारा किया जाता है, ए अमाइलेज या फिर सेलुलोज या फिर पेक्टिन या फिर प्रोटीएज। अमाइलेज, सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटियोज, इसको मैंने इससे पहले जो आपका सेशन था उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, और स्टार्च का डेक्सट्रिनाइजेशन कैसे होता है इसको भी मैंने वहाँ बहुत डिटेल में कवर किया है। उन वीडियोस को आप प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको केवल बताऊंगी आंसर। जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा आपका सेल्यूलोज, यानी सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्पावधि विकासात्मक काल रेखा के अनुसार नए खाद्य उत्पाद विकास के प्रमुख चरण क्या है, यानी व्हाट आर द की स्टेज ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन डेवलपमेंट एज पर द शॉर्टर डेवलपमेंट टाइमलाइन, क्या हो सकते हैं आपके ऑप्शन। आपके गिवन है धारणा, उत्पत्ति, मूल्यांकन, उत्पादन विकास या फिर मूल्य निर्धारण। धारणा, उत्पत्ति एवं मूल्यांकन, प्रारंभिक विकास, बाजार में परिचित एवं मूल्यांकन, अग्रिम विकास, धारणा जनन खाद्य उत्पाद विकास, बाजार अभिप्रयोगिता या फिर अग्रगत विकास, या फिर आपका फोर्थ। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आइडिया genesis and evolutions, earlier food development, introductions in market, evolutions and advanced development। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें गिवन है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में लौह तत्व के ऑब्जर्वेशन। मैंने इससे पहले आपका सेशन लिया था तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको कैल्शियम को पढ़ाया हुआ है। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि कैल्शियम कैसे भूमिका अदा करता है आपके इसे जो है आयरन के ऑब्जर्वेशन में। इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द कैल्शियम। ऑल्सो मैंने एक भी चीज़ और आपको बताया, तो ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाता है, माइक्रो मिनरल्स में आ जाता है। अब इसमें आपके ऑप्शन गिवन है टैनिन, एस्कॉर्बिक एसिड एंड फाइटेट। एस्कॉर्बिक एसिड को मैंने डिटेल में कवर कराया है, वहाँ से देख सकते हैं। कैल्शियम मैंने डिटेल में कवर कराया, वहाँ से देख सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टैनिन एंड फाइटेट क्या है, इसके बारे में मैं आपको आज समझाऊंगी। टैनिन, जिसे हम टैनिन्स भी कहते हैं या फिर टैनिंग विच मीन्स उसका प्रोसेस जब होता है तो बोलते हैं कि ये फूड पदार्थ जो है टैनिंग हो गया है। टैनिन्स, इसका जो नेम है वो टैनिन्स है। क्या है, इन एडिशन टू टैनिंग लेदर, टैनिन्स आर यूज इन फोटोग्राफी एज मॉडरेट इन डाइंग, clarifying wine and beer by perspective protein out of them, and as to in the medicine tannin are found commonly in the bark ऑफ ट्रीज। बेसिकली आपको ट्री भी मिलता है, मैंने फिगर भी मेंशन किया, वुड, लीव्स, बर्ड्स, स्टीम, फ्रूट, सिम, रूट्स, प्लांट्स, इन सारी चीज़ों में आपको यहाँ से मिलता है।
चमड़े को रंगने के अलावा, यानी एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी टैनिन की बात होती है तो उससे चमड़े की रंगाई भी होती है। टैनिन का उपयोग फोटोग्राफी में भी किया जाता है, रंगाई में मॉडरेट के रूप में भी किया जाता है। यानी जब आप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर होती चल रही हैं। पहला क्या, कि इसे हम चमड़े के रंगने में भी यूज करते हैं टैनिन को, फोटोग्राफी में भी टैनिन का यूज किया जाता है, रंगाई में एज ए मॉडरेट का यूज भी करती है टैनिन। यानी जो आपकी टैनिन है वो आपके इन चीज़ों में भी यूज़ होता है के रूप में। वाइन और बियर को प्रोटीन से अलग करने करके उन्हें साफ करने में और दवा में कसैले पदार्थ के रूप में किया जाता है। यानी इसे वाइन में, बियर में प्रोटीन से अलग करने के लिए और दवा में कसैलापन आ जाए उसके लिए भी टैनिन का यूज किया जाता है। अब मिलता कहाँ कहाँ से है, ये बेसिकली आपके छाल से, लकड़ी से, पत्तियां, कलियां, तनों, फल, इन सारी चीज़ों से जो है आपको मिलता है। की पॉइंट आप क्या याद रखेंगे कि टैनिन का जो प्रयोग है वो फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, आपका चमड़े में यूज़ किया जाता है, रंगाई के मॉडरेशन में भी यूज़ करते हैं, वाइन और बियर को प्रोटीन से अलग करने के लिए, दवा में कसैलापन लाने के लिए। जो आप देखेंगे आपके 5 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए कि टैनिन का यहाँ यहाँ पे यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे फिगर मेंशन किया हुआ है कि टैनिन जो है आपके इनिशियल स्टेज में इस तरीके से दिखता है। आप यहाँ फर्स्ट लिख सकते हैं एंड देन वो धीरे धीरे बड़ा होकर के आपका सेकंड इस तरीके से आपका टैनिन दिखेगा। ये जो है इसी से आपका जो सीड्स निकलते हैं उन्हें जो है उन्हें उनका प्रोसेसिंग होती है एंड देन लास्ट में उसका जो है पाउडर क्रिएट किया जाता है एंड उसकी जो है पिसाई क्रिया होने के बाद वो जो है अलग अलग चीज़ों पे जिस पे भी आपको टैनिन करना है उस पर लगाया जाता है। सो वाइन की टैनिन आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से की गई है। अब हम बात करेंगे फाइटेट जो है और टैनिन है, इन दोनों में बेसिकली चीज़ें क्या सिमिलर है एंड क्या इनमें अंतर है। सो फाइटेट एंड टैनिन्स आर बोथ एंटी न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन प्लांट। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये सारी क्या है, एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं फाउंड इन प्लांट। दे कैन अफेक्ट ह्यूमन न्यूट्रिशंस एंड ऑब्जर्वेशन। किसके लिए अफेक्ट करती हैं ये, यानी उनके पोषक तत्वों को, और ऑब्जर्वेशन नहीं होने देती हैं। यानी टैनिन युक्त कोई भोज्य पदार्थ आपने लिया तो उसका ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। यानी आपने कैल्शियम के साथ या फिर फैट के साथ, प्रोटीन के साथ, किसी अदर न्यूट्रिशंस के साथ आपने टैनिन का यूज़ कर लिया तो वो आपका जो है एज इट इज़ भोज्य पदार्थ बाहर निकल जाएगा, उसका ऑब्जर्वेशन बॉडी में नहीं होगा। फाइटेड, व्हाट दे आर ऑल्सो नोन एज फाइटिक एसिड। फाइटेज आर फाउंड इन होल ग्रेन सीड्स, लिगमेंट्स एंड सम नट्स। यानी कुछ नट्स में भी ये मिलता है, आपके ग्रेन्स में भी मिलते हैं एंड ये कुछ सीड्स, यानी जो सीड्स हैं उनमें भी आपको फाइटेड एसिड देखने के लिए मिलता है। What they do, reduce the observations of iron, zinc, magnesium and calcium. As I previously मैंने बताया कि जो माइक्रो न्यूट्रिशंस है उन्हें ये ऑब्जर्वेशन नहीं होने देता। आयरन, जिंक, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन बॉडी में होने नहीं देता है, यानी बॉडी से एज इट इज़ ये जो है ट्रांसफ़र कर देता है। हाउ टू रिड्यूस, कैसे इसे कम कर सकते हैं, उन्हें सोक कर सकते हैं, स्प्राउट कर सकते हैं, बॉइलिंग के माध्यम से, बिफोर ईटिंग, यानी खाने से पहले इसे हम सोक कर दें, स्प्राउट कर दें या फिर इन्हें बॉयल कर दें तो टैनिन की मात्रा जो है ख़त्म हो जाती है और आप इसे कंज्यूम करेंगे तो बॉडी में आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सारी के ऑब्जर्वेशंस आसानी से हो जाएंगी। टाइप्स ऑफ एंटी न्यूट्रिशंस, इनको भी आप ध्यान रखें कि मैंने यहाँ पे सब टाइप्स मेंशन कर दिए हैं, जितने भी टाइप्स आपके एंटी न्यूट्रिशंस होते हैं। एंटी न्यूट्रिशंस का मतलब ये है, पहले इसने बोल दिया एंटी है, किससे एंटी है, न्यूट्रिशन से, यानी एंटी है, इसके ये अपोजिट काम करते हैं। यानी न्यूट्रिशंस तो आपके जो पोषक तत्व है वो आपके बॉडी के जितने भी फंक्शन है उनको रेगुलेट करता है, अच्छे से कार्य करने में मदद करता है, लेकिन ये उन्हें जो है एंटी है उनके, यानी ये उनके अपोजिट काम करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं ऐसे हैं जो अपोजिट काम करते हैं। पहला आपका आ जाता है फाइटेड, जिसे हम कहते हैं फाइटिक एसिड। रिड्यूस मिनरल्स ऑब्जर्वेशंस, यानी जितने भी मिनरल्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन में जो है ये वो करता है, यानी बाधा देता है। ये आपके फाइटेड हो गए, यानी फाइटिक एसिड हो गए। लेटिन लेक्टिन्स, ये इनहैबिट्स न्यूट्रिशंस ऑब्जर्वेशन, यानी जो पोषक तत्व हैं उनकी चीज़ों को जो है उनके ऑब्जर्वेशन में बाधा उपलब्ध करता है। ऑक्जेलेट,
आपने पढ़ा होगा इससे पहले, तो आपने ऑक्जेलेट नाम सुना होगा कि ऑक्जेलेट जो बेसिकली आपके स्पिंच वगैरह में अधिक मात्रा में, या फिर कैबेज हो गया, या फिर आपके आपका एक आता है सलगम करके आता है, उसमें भी आपके ऑक्जेलेट देखने के लिए मिलते हैं। तो इनहैबिट्स कैल्शियम ऑब्जर्वेशन, यानी कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन में ये बाधा उत्पन्न करता है ऑक्जेलेट। टैनिन इम्पेयर आयरन ऑब्जर्वेशन में। ग्लूको ग्लूकोसायोनाइड्स, यानी इसे हम कहते हैं ग्वाइटेजेंस, यानी इनहैबिट्स आयोडीन, नाम से ही बता रहा है कि आयोडीन की में बाधा देता है। एंड सैपोनिन, ये न्यूट्रिशंस ऑब्जर्वेशन होने नहीं देता है। सो इसमें हम देखेंगे टोटल है आपके 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 प्रकार के ऐसे एंटी न्यूट्रिशंस हैं जो बेसिकली आयरन के ऑब्जर्वेशन में। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जितने भी आपके माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, उन्हीं के ऑब्जर्वेशन में ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ना कि ये प्रोटीन, फैट और आपके कार्बोहाइड्रेट, इन सब पे जो है ये ऑब्जर्वेशन पे इनका जो है कोई रोल नहीं होता है। जो आपके माइक्रो न्यूट्रिशंस मिनरल्स हैं, उन पे ये आपके देखने के लिए मिलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे गिवन था आपका लेप्टिन। सो एक सेकेंड, ओके, तो फाइटेड कंप्लीट हो गया। एंड देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे 6 नंबर। जब एक प्यूरिन अथवा पिरिमिडीन एक फास्फोरिक्रिस शर्करा अवशेष के साथ जुड़ता है तो परिणाम स्वरूप बनने वाला युग्म क्या कहलाता है? सो ऑप्शन आपके गिवन है न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड, या फिर राइबोक्लूनिक एसिड, या फिर डीऑक्सी राइबोक्लूनिक एसिड। सो इसमें आपका बनता है न्यूक्लियोटाइड आपका बनता है जब प्यूरिन या फिर पिरामिड जो है फॉस्फोरिक्रिस शर्करा के अवशेष के साथ जब वो जुड़ता है, तब ये चीज़ें बनती हैं, तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। भोजन से प्राप्त प्यूरिन के चयापचय का अंतिम उत्पाद क्या होता है? व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म फूड फ्रॉम, यानी जब आपने भोज्य पदार्थ कंज्यूम कर लिया, तो लास्ट में जो आपका अंतिम चयापचय बनता है, यानी जो आप प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो जो भोज्य पदार्थ होता है उसका बेसिकली नाम क्या होता है? ऑप्शन गिवन है यूरिक एसिड, यूरिक ऑक्सलेट, सिस्टिनिन, या फिर पायरिडॉक्सिन। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द यूरिक ऑक्सलेट, यानी जो वो आपका रेस्ट अमाउंट बचता है उसे हम बोलते हैं यूरिक ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है? तो इट्स वेरी इजी, ये विटामिन B12 को ही बेसिकली साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। तो साइनोकोबाल्मिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, हो तो विटामिन B12 आपका हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है आपका कि जो विटामिन डी है, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये दोनों आपके जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन है। नहीं नहीं, आपका जो डी है और ई है, सॉरी टू से मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जो डी और ई है ये आपका फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जो आपका सी है, और आप इसी के साथ हम रखेंगे ए एंड बी कॉम्प्लेक्स, सॉरी ए नहीं आएगा, ए आपका हो जाएगा, गिव मी अ मोमेंट, ये क्या हो रहा है, इरेज नहीं हो रहा, ओके। सो इसमें जो आपका ए और बी है, यानी आपका सी और बी, ये जो आपका होता है ये आपका आ जाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। एंड जो आपका डी है, ई है, और ये आपका आ जाते हैं, और साथ में ए है, ये आपका आ जाता है फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी आपका ए, आपका डी एंड ई, ये आपके हो जाते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, और आपके विटामिन बी एंड सी ये आपके हो जाते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं। इनको मैंने बहुत डिटेल में कवर कराया है प्रीवियसली वीडियो में, सो वहाँ से जा कर के आप कवर कर सकते हैं। सो विटामिन जो B12 है, इन्हें हम इससे ही हम साइनोकोबाल्मिन
विटामिन कहते हैं। वसा ऊतक निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन का उत्पाद करता है जो शरीर के में समान वजन को बनाए रखने के लिए भोजन खाने और ऊर्जा व्यय को नियंत्रित करता है? विटामिन डी, लेप्टिन, ग्लूकेगॉन एंड ग्रोथ हार्मोन्स। सो विटामिन डी मैंने बहुत वहाँ पे क्लियरली वहाँ पे आपको समझाया है कि विटामिन डी वन क्या होता है, सॉरी विटामिन डी वन क्या होता है, विटामिन डी टू क्या होता है, एर्गो कैल्सीफिरॉल क्या होते हैं, आपके कोले कैल्सीफिरॉल क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे कवर कराया है। सो जा करके वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। और बेसिकली आपके अर्गो कैल्सीफिरॉल से क्या होता है, कोले कैल्सीफिरॉल से क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको भी मैंने वहाँ कवर कराया हुआ है। सो ऑप्शन आपके गिवन है विटामिन डी, लेप्टिन, ग्लूकेगॉन एंड वृद्धि हार्मोन्स यानी ग्रोथ हार्मोन्स। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्लूकेगॉन। अब ये जो ऑप्शन गिवन है आपके लेप्टिन, ग्लूकेगॉन एंड ग्रोथ हार्मोन्स, इन्हें हम करेंगे यहाँ से क्लियर। सो लेप्टिन क्या है? लेप्टिन एक हार्मोन्स है जो मुख्य रूप से वसा कोशिकाओं यानी एडिपोसाइट्स द्वारा निर्मित होता है, जो शरीर में वसा भंडार के बारे में मस्तिष्क को संकेत देकर भूख, चयापचय को प्रभावित करके ऊर्जा संतुलन और शरीर के वजन को नियमित करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो लेप्टिन है इज अ हार्मोन प्राइमरली प्रोड्यूस्ड बाय फैट सेल। कहाँ से होता है? एडिपोसाइट से। दैट प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग एनर्जी बैलेंस, यानी रेगुलेट करता है एनर्जी के बैलेंस को, बॉडी वेट को, और क्या करता है ब्रेन के प्रॉपर नियमित कार्य करने, सो दैट ब्रेन जो है सबको संकेत दे पाए, यानी जो है सिग्नल दे पाए, उसके लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है। सो लेप्टिन एक हार्मोन्स है जो मुख्य रूप से वसा कोशिकाओं में यानी जो फैटी टिश्यूज हैं उनमें एडिपोसाइट्स द्वारा निर्मित होता है, जो शरीर में वसा के भंडार के बारे में मस्तिष्क को बताया है कि कितने मात्रा में और कहाँ कहाँ पे जो है फैट बॉडी में है, और एपेटाइट के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में, ऊर्जा संतुलन रखने और शरीर के वजन को नियमित रखने में ये जो है आपके लेप्टिन भूमिका निभाती है। सो लेप्टिन एक पेप्टाइड हार्मोन्स है। लेप्टिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन्स मीनिंग इट्स अ प्रोटीन ऑफ अमीनो एसिड, अर्थात यह अमीनो एसिड से बना एक प्रोटीन होता है। यानी जो आपके लेप्टिन है ये एक पेप्टाइड हार्मोन्स है और किससे बनी होती है? अमीनो एसिड से बना हुआ एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है। सो वेयर इट्स कम फ्रॉम, यह मुख्य रूप से सफेद वसा ऊतकों में यानी इट्स it's primarily produced by the adipocytes, fat cells, fat cell in white adipose tissues, but also by other tissues such as the stomach, placenta या फिर आपके मेमरी ग्लैंड्स होते हैं। यानी आपके मुख्य रूप से ये सफ़ेद वसा ऊतकों में एडिपोसाइट्स में होते हैं, द्वारा निर्मित होता है, या फिर ये पेट, प्लेसेंटा, स्तन ग्रंथियां या फिर ऊतकों द्वारा भी इन्हें निर्मित किया जाता है। अब व्हाट इट डज, सो ये बेसिकली क्या क्या करते हैं? भूख और ऊर्जा व्यय के नियंत्रित करने में यानी रेगुलेट करते हैं एपिटाइट को, और एनर्जी के एक्सपेंडिचर में यानी भूख और ऊर्जा के नियंत्रण में लेप्टिन का मुख्य भूमिका होती है। लेप्टिन मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पर कार्य करता है, यानी जो आपका मस्तिष्क है उसका जो हाइपोथैलेमस है उस पे ये बेसिकली लेप्टिन कार्य करता है, जो भूख और तृप्ति भरा हुआ महसूस कराना को नियंत्रित करना शामिल है। यानी रेगुलेट करता है एपेटाइट को और एनर्जी एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करता है। किसके माध्यम से? मस्तिष्क के माध्यम से। यानी जो आपकी मस्तिष्क है उस पे आपका लेप्टिन वर्क करता है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट पे जो लेप्टिन वर्क करता है, और ये सिग्नल देता है सभी बॉडी को, बॉडी के जितने पार्ट हैं कि एपेटाइट कैसी है, एनर्जी एक्सपेंडिचर इनका कैसा है। कंट्रोल बॉडी वेट, यस ये बहुत ही इजीली इसका जो वर्क होता है वो ये है कि बाय सिंगलिंग द ब्रेन अबाउट द बॉडी फैट स्टोर, कहाँ कहाँ बॉडी के फैट का स्टोरेज है, लेप्टिन हैव टू मेंटेन स्टेबल बॉडी वेट। शरीर में वसा भंडार के बारे में मस्तिष्क को संकेत भेजकर लेप्टिन शरीर के वजन को स्थिर बनाए रखने में भी हेल्प करता है। इन्फ्लुएंस अदर physiological process, leptin also play a role of metabolism
इंडोसाइन रेगुलेशंस एंड द इम्यून फंक्शंस, यानी लेप्टिन चयापचय, अंतस्रावित विनियमन और प्रतिरक्षा कार्य में भी भूमिका निभाता है, एज आई प्रीवियसली मेंशन। लेप्टिन प्रतिरोधक क्या है? कुछ मामलों में शरीर लेप्टिन के संकेतों के प्रति प्रतिरोधी हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूख भी आपकी जो है इंक्रीज हो सकती है, वजन बढ़ने लग सकता है। भले ही रक्त में लेप्टिन का स्तर अधिक हो, भले ही जो ब्लड है उसमें लेप्टिन का स्तर आपका सही है, अच्छा है, लेकिन कुछ मात्रों में कुछ चीज जो है हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण जो है ये जो है इस पे अलग संकेत ये नहीं मतलब जो संकेत इसको प्रॉपरली देना है हाइपोथैलेमस के द्वारा, तो वो यहाँ पे नहीं दे पाता है। लेप्टिन एंड ओबिसिटी का क्या इसमें लेना देना है? सो लेप्टिन की कमी या लेप्टिन प्रतिरोधक मोटापे और उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का भी कारण बन सकता है। और लेबल क्या होना चाहिए? लेप्टिन लेवल आर जनरली हायर इन पीपल विद मोर बॉडी फैट एंड लोअर इन पीपल विद द लेस बॉडी फैट, यानी लेप्टिन का स्तर आमतौर पर अधिक शरीर में वसा वाले लोगों में देखने के लिए मिलता है, या फिर कम शरीर में वसा वाले लोगों के में कम देखने के लिए मिलता है। यानी जो लेप्टिन है, जिनका जो है फैट अधिक है उनमें अधिक देखने के लिए मिलेगा, और जिनमें फैट कम है उनमें कम मात्रा में देखने के लिए मिलता है। तो ये है हमारा लेप्टिन, और इस जो हाइपोथैलेमस पे काम करता है, और सिग्नल किस पे दे रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे ही इसके सिग्नल जो है ट्रांसफर होते हैं, ब्लड को रेगुलेट करने में, या फिर मोटापे को कम करने में, मस्तिष्क के प्रॉपर वर्क करने में, एपेटाइट को मेंटेन करने में, इंक्रीज और डिक्रीज करने में, हार्ट के रेट को, इन सारे में भी जो है ये भूमिका निभाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोजन sorry glucagon. So glucagon is a hormone produced by the pancreas that raised blood sugar level by stimulating the liver to release stored glucose, acting a काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन इन टू इंसुलिन। यानी जो ग्लूकेगॉन है ये एक प्रकार का हार्मोन्स है। पहले तो आप एक चीज क्लियर कर लें कि ये एक प्रकार का हार्मोन्स है। ग्लूकेगॉन अग्नाशय द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से। जो ग्लूकेगॉन है ये पैनक्रियाज से निकलता है, और जो इंसुलिन है ये भी पैनक्रियाज से निकलता है। लेकिन दोनों में एक माइनर डिफरेंस ये है कि जो ग्लूकेगॉन है ये ए ग्लूकेगॉन के नाम से जाना जाता है, जो इंसुलिन है आपका वो अल्फा इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही आपका जो इंसुलिन है आपका यहाँ पे इंसुलिन जो हो गया ये भी आपका पैनक्रियाज से निकलता है। पैनक्रियाज के ए सेल कोशिकाओं से निकलता है, यानी जो आपकी इंसुलिन है ये पैनक्रियाज के ए सेल कोशिकाएं हैं वहां से ये जो है प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो आपका ग्लूकेगॉन है ये और इंसुलिन दोनों ही एक प्रकार का जो है आपका हार्मोन्स है। पैनक्रियाज से निकलते हैं जो रेज्ड ब्लड शुगर्स, यानी जो यकृत के ग्लूकोज को मुक्त करने के लिए उत्तेजित रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, यानी जो रक्त में शर्करा है उसके स्तर को बढ़ाता है, और जो इंसुलिन के प्रति नियामक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। यानी ये क्या करता है? जो रक्त में शर्करा है, जो ग्लूकोज का लेवल है उसे जो है इंक्रीज करता है, और जो इंसुलिन क्या है उसे मेंटेन रखने का काम करता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और एक ही जगह से निकलते हैं पैनक्रियाज से। एक चीज मेक श्योर करके रखें, ये हो गया आपका पैनक्रियाज और ये हो गए आपके दो हार्मोन्स। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एच यानी हार्मोन्स। अब इसमें आपका एक आ जाता है वो होता है हमारा ग्लूकेगॉन, और दूसरा आपका आ जाता है वो है आपका इंसुलिन, यानी आपका इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो मेंटेन करता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को, मेंटेन करता है। एंड आपका जो ग्लूकेगॉन है ये उसे जो है इंक्रीज करता है, यानी जो आपके ब्लड में ग्लूकोज है उसे करता है इंक्रीज, और ये रखता है मेंटेन, यानी ये इसको मेंटेन करता है। व्हाट इज क्या है ये? ग्लूकेगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन्स है, अर्थात यह अमीनो एसिड की एक श्रृंखला है जो अग्नाशय के अल्फा कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। ये किसके द्वारा निर्मित होती है? जो अग्नाशय में अल्फा कोशिकाएं हैं उनके द्वारा ये निकलता है, यानी अल्फा सेल के द्वारा यहाँ पे निकलता है। सॉरी यहाँ पे शायद कुछ मिस्टेक मेरे से हुआ है, वो ये हुआ है कि आपका ये यदि अल्फा सेल से है तो ये आपका बीटा हो जाएगा, फिर ये आपका नहीं सही है। ये आपका जो इंसुलिन है वो ए सेल कोशिकाओं से
निकलती है एंड देन ये आपके अल्फा सेल कोशिकाओं से निपटती है। ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा के रख रही हूँ, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि अल्फा से ही निकलता है या फिर आपके अब बीटा से जो है निकलता है। ये चीज़ मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, मैं आपको मेक श्योर करके यहाँ से बता दूंगी। बट जो आपका ग्लूकेगॉन है ये अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ही निर्मित होता है। बेसिकली इसका वर्क क्या है, रेज ब्लड शुगर, यानी ब्लड में जो शुगर है उसको रेज कर देता है। कैसे करता है? ग्लूकेगॉन का प्राथमिक कार्य रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाना है, यानी इसका जो प्राइमरी वर्क है वो वही वर्क है कि पहले जो रक्त में शर्करा है उसके लेवल को इंक्रीज करता है, वहीं उसी पैनक्रियाज से निकला हुआ इंसुलिन जो है वो रक्त की शर्करा को मेंटेन करता है। और जब यह बहुत कम हो जाता है तो इससे इसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। सो हाइपरग्लाइसीमिया जब अधिक मात्रा में हो जाता है, आपका जो यानी अब हम यहाँ एक चीज़ क्लियर करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है? जब ग्लूकेगॉन का स्तर कम हो जाता है, यानी ब्लड में, रक्त में ग्लूकेगॉन का स्तर कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और हाइपरग्लाइसीमिया कब होता है? हाइपरग्लाइसीमिया आपका तब होता है जब रक्त में इंसुलिन का स्तर आपका अधिक हो जाता है। ये इस तरीके से, यानी रक्त में जब ये आपका ग्लाइकोजन का स्तर अधिक हो जाता है तो आपका हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी ग्लूकेगॉन का स्तर कम होने से हाइपोग्लाइसीमिया एंड ग्लूकेगॉन के स्तर के अधिक होने से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है, जिसके कारण हमें इंसुलिन प्रोवाइड करना पड़ता है। यानी जो पेशेंट है उसे हम इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं, यानी उन्हें इंसुलिन देना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोजेनोलिसिस को उत्तेजित करता है, या यकृत में ग्लाइकोजन संग्रहित ग्लूकोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है और रक्त प्रवाह में छोड़ देता है। ओके, यानी इसमें जो है जो स्टोर ग्लूकोज होता है उसे जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एंड देन जो है ब्लड के स्ट्रीम्स में ये जो है उन्हें प्रोवाइड कर देता है। साथ ही साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ाता है, यानी इंक्रीज करता है, प्रमोट करता है। ग्लूकोज ऑल्सो सिमुलेटेड द लीवर टू प्रोड्यूस न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, जिन्हें हम ग्लूकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लूकेगॉन यकृत को कार्बोहाइड्रेट स्रोतों से नया ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए भी उसे जो है प्रमोट करता है। इंसुलिन का प्रतिकारक कारक यहाँ पे आपका करता है, क्या करता है? इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करती है। एस वी ऑल नो कि जो ब्लड में शुगर लेवल है उसको मेंटेन करती है, उसे कम करने का काम इंसुलिन करती है, जबकि ग्लूकेगॉन रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है और इसका प्रभाव प्रतिकारक होता है। तो जो ग्लूकेगॉन होता है, यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक ही पैनक्रियाज से निकलते हैं, बट इन दोनों का जो वर्क है वो सिमिलर नहीं है, दोनों का अलग अलग वर्क है। एक जो है बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर दे रहा है और दूसरा जो है बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को जो है डिक्रीज कर रहा है एंड मेंटेन भी कर रहा है साथ में। सो इंसुलिन जो है ये आपके जो ब्लड में शुगर है उसे मेंटेन करता है एंड डिक्रीज करता है, एंड यदि इंक्रीज हुआ है तो, और ग्लूकेगॉन जो है उसे इंक्रीज करने का ही काम बेसिकली करता है। सो ग्लूकेगॉन इज द रिलीज फ्रॉम द पैनक्रियाज इन द रिस्पॉन्सिव टू, सभी को पता है, रक्त शर्करा के स्तर को गिराता है, यानी टू ड्रॉप अ ब्लड शुगर लेवल एंड लंबे समय तक उपवास करने से या फिर स्ट्रेस में रहने से। रिलेटेड कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? डायबिटीज हो सकती है एंड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। सो ग्लूकेगॉन हाइपोग्लाइसीमिया की रोकथाम का उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? यदि किसी पर्सन को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो ग्लूकेगॉन, हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है? जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तो ग्लूकेगॉन क्या करता है? उनके ग्लूकोज के स्तर को इंक्रीज कर देता है, तो ऑलरेडी वो मेंटेन हो जाता है। सो हाइपोग्लाइसीमिया यदि किसी को है तो ग्लूकेगॉन के द्वारा जो है इन्हें कवर किया जा सकता है। एंड मधुमेह क्या है? मधुमेह में ग्लूकेगॉन का स्राव असामान्य हो सकता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर जो है इंक्रीज होता है एंड देन डायबिटीज आपका हो जाता है। वहाँ पे एक ऑप्शन और आपका गिवन था, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो ह्यूमन ग्रोथ के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, जिसे हम HGH कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सोमाटोट्रोपिन, जिन्हें हम कहते हैं सोमाटोट्रोपिन, यानी यदि आपके एग्जामिनेशन में सोमाटोट्रोपिन दे देता है तो आप ये चीज़ समझ लें कि ये ह्यूमन ग्रोथ हेल्थ के बारे में, सॉरी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में ही बात कर रहा है। इज द 191
amino acid single chain polypeptide produced by the some somatotropin cells within the आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ से कहाँ से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, या फिर आपके सोमाटोट्रोप की कोशिकाओं द्वारा ये बेसिकली जो उसकी सेल्स हैं उनके द्वारा ये ग्रोथ हार्मोन्स जो है निर्मित होते हैं। मानव विकास हार्मोन्स, जिसे हम सोमाट्रोट्रोपिन के नाम से भी जानते हैं, एक 191 अमीनो एसिड एक श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड है। एक चीज और ध्यान रखिए, एकल चेन यानी एकल चेन पॉलीपेप्टाइड है जो पूर्ववर्ती पिट्यूटरी ग्लैंड के भीतर सोमाटोट्रोपिक कोशिकाओं के रूप में रहता है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स स्टेरॉयड हार्मोन्स है। सो आई डोंट थिंक कि ये दूसरा है, एक सेकेंड में देख लूँ। यस, एंड द जब नेक्स्ट आपके ऑप्शन है वहाँ मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे और जो है। यस, ये क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। सो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड नहीं है? तो देखिए कितना डीप जाकर के क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि स्टेरॉयड हार्मोन्स नहीं है, विच मीन्स इसमें से जो ऑप्शन गिवन है इसमें से कोई ऐसा है जो स्टेरॉयड हार्मोन्स नहीं है, और जो रेस्ट ऑफ द है वो आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स में आ जाते हैं। आपके ऑप्शन गिवन है, एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स हो गए, या फिर प्रोस्टेजॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, या फिर एस्ट्रोजन हो गया। सो जो प्रोजेस्ट्रॉन है एंड जो एस्ट्रोजन है, ये दोनों आपके फीमेल हार्मोन्स हैं जो बेसिकली फीमेल के मेंस्ट्रुएशंस में एंड द प्रेगनेंसी में, इन सभी में उन्हें जो हेल्प करते हैं। इंसुलिन को मैंने प्रीवियसली आपको कवर किया है, सो इंसुलिन के बारे में आपको नहीं ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगी। एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स क्या है इसे मैं आपको बताऊंगी। सो इसमें जो बेसिकली आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज अ प्रोजेस्ट्रॉन, यानी ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये आपका स्टेरॉयड हार्मोन्स नहीं है। एंड एड्रिकोल आपका एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, इंसुलिन एंड एस्ट्रोजन जो है आपका एस्ट्रोनाइड हार्मोन्स में आ जाते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आपका आ जाएगा एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। यह एक स्टेरॉयड हार्मोन्स है। सो पहले ही आप समझ लें कि स्टेरॉयड हार्मोन्स आप देख लें, स्टेरॉयड हार्मोन्स की एक लिस्ट बना लें, वहाँ पे केवल स्टेरॉयड हार्मोन्स लिखें, अंदर जो आपके बचते हैं वो नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स भी आप लिख सकते हैं, जो रेस्ट बचेंगे आपके नॉन में आ जाएंगे। सो आपके जो ये आपका एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स है, स्टेरॉयड हार्मोन्स है जो एड्रिनल कार्टेक द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, यानी वहीं से उत्पादित होता है। तनाव प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रक्त शर्करा को नियमित करता है, सूजन को नियंत्रित करता है और रक्तचाप को जो है बनाए रखता है। वरीजन क्या कहाँ से बेसिकली मिलता है? ये हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथियां, यानी जो आपके ये एड्रिनल कॉर्टेक्स हैं वहाँ से ये बेसिकली मिलते आपके आते हैं, यानी हार्मोन अधिकृत ग्रंथियों की बाहरी परत एड्रिनल कार्टेक द्वारा संश्लेषित और स्रावित की जाती है। यानी जो आपका ये हार्मोन्स है ये आपका अधिवृक्क ग्रंथियों के द्वारा ही स्रावित किया जाता है। टाइप्स क्या क्या है इसमें? इसमें आ जाता है आपके देयर मेन टाइप्स ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स इंक्लूडिंग क्या क्या आपका आ जाता है? ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड जिसे हम कॉर्टिसोल्स भी कहते हैं, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर लेवल एंड द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी जब बॉडी स्ट्रेस में आती है तो उसके लिए रिस्पॉन्स होता है, एंड रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, ब्लड में शुगर लेवल को, एंड मिनरल मिनरलो कार्टिकोकाइट्स जैसे आपका हो जाता है एल्डोस्टेरोन जो रक्तचाप और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बैलेंस करता है। और इसका क्या वर्क है? एंड्रोजन यानी यौन विकास और उसकी जो फंक्शंस है, यानी प्ले अ रोल इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, एंड उनके फंक्शंस में भी इसकी अहम भूमिका होती है। अब इसके कुछ की फंक्शंस भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए थे, वो क्या थे? स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, यानी जो कार्टिसोल्स है एक प्रमुख कार्टिकाइड है जो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, सूजन को कम करता है, प्रतिरक्षा करता है, तनाव से निपटने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म में क्या करता है? ये आपके play a vital role to regulating carbohydrate, protein and metabolism fat, यानी जो फैट मेटाबॉलिज्म है इन सभी के में रोल अदा करता है।
इन्फ्लामेशंस क्या है? सूजन और जलन, यानी कार्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के शक्तिशाली सूजन और प्रतिरोधी के भी प्रभावी होती है। ब्लड प्रेशर में भी ये अहम भूमिका निभाता है, यानी जो एल्डोस्टेरोन जैसे मिनरलो कार्टिकॉइड्स होते हैं, सोडियम और जल संतुलन को नियंत्रित करते हैं और रक्तचाप में यानी ब्लड के प्रेशर में जो है नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। इम्यून सिस्टम के लिए भी ये इसका फंक्शन होता है। इम्यून सिस्टम में हार्मोन्स प्रतिरक्षा कार्य को सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे विशिष्ट हार्मोन के संदर्भ पे निर्भर करता है। सो स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है वो मेंशन कर दिया है कि आप ये देख सकते हैं इस तरीके की पूरी ये कुछ फ्रेम बना हुआ है। सो ये जो एरिया है ये आपका आ जाता है मेडुला। इसके बाद जो ये एरिया है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कॉर्टेक्स। जो ये छोटे छोटे एरियाज हैं, इनको इन्होंने बताया है जोन। आपके एंड्रोजेंस हो सकते, ये आपके एंड्रोजेंस हैं। अंदर ये लेयर है जिसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये आपके आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड ये आपका जो लास्ट जो यहाँ पे छोटे छोटे गिवन है, ये आपके आ जाते हैं मिनरल्स कॉर्टिकोकाइड्स में, यानी आपके ये आपके ऑल्ड्रोस्ट्रोन्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन वहाँ पे गिवन था आपका प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन एक स्टेरॉयड हार्मोन्स है, यानी जो प्रोजेस्ट्रॉन है एक स्टेरॉयड हार्मोन्स है। विशेष रूप से एक प्रोजेस्ट्रॉन जो मासिक धर्म चक्र में गर्भावस्था और भ्रूणजन से महत्वपूर्ण भूमिका निभा। ओके, सो जो प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं वो एक स्टेरॉयड हार्मोन्स है। विशेष रूप से ये एक प्रोजेस्ट्रॉन जो मासिक धर्म चक्र गर्भावस्था और भ्रूण जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भाशय को आरोपण के लिए तैयार करता है और भ्रूण के विकास में भी जो है समर्थन है। यानी प्रोजेस्टेरॉन इज अ स्टेरॉयड हार्मोन्स, यानी जो प्रोजेस्टेरॉन है आपका एक प्रकार का स्टेरॉयड हार्मोन्स है। स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रेगनेंसी एंड आपका एम्ब्रियोजेनेसिस, या फिर प्रिपेयरिंग द टिश्यूज फॉर द इम्प्लामेंटेशंस एंड सपोर्टिंग फीटल डेवलपमेंट, यानी जो भ्रूण के विकास के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, और साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स है, प्रेगनेंसी में इम्बोरियो जो स्टेज होता है उसके डेवलपमेंट के लिए, जो टिश्यूज़ हैं उन सभी के उनको जो है प्रोटेक्शन देने के लिए आपका जो है प्रोजेस्टेरॉन काम करता है। सो एक चीज़ यहाँ पे अभी जो पूछा है क्वेश्चंस पे, जो आपका प्रीवियसली पूछा गया था कि ये स्टेरॉयड हार्मोन्स है कि नहीं। सो ये आपका स्टेरॉयड हार्मोन्स ये है, लेकिन इसके अलावा जो है इसके और भी जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो ये है कि मासिक धर्म में ये भूमिका निभाता है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, प्रेगनेंसी में, एम्ब्रियोजेनेसिस में, यानी जो एम्ब्रियो है उसके इम्प्लांटेशंस में, प्रिपेयरिंग द टिश्यूज एंड द सपोर्ट करता है फिटल के डेवलपमेंट, यानी जो फिटल है उसके डेवलपमेंट में ये अहम भूमिका निभाता है। रोल इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका जो मेन रोल है वो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल राइज आफ्टर ओवोल्यूशंस, प्रिपेयरिंग द यूट्रस लाइनिंग एंड जिसे हम एंडोमेट्रियस या फिर इम्प्लीमेंटेशंस, यानी प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब ये आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जिससे गर्भाशय की परत आरोपण के लिए जो है रेडी हो जाती है। यह एंड्रोमेट्रियम को मोटा कर देता है, जिससे यह निषेचित अंडे के प्रत्यारोपण के लिए भी जो है उपयुक्त हो जाती है। यह निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इसमें जो कॉपर ल्यूट्रियस है जो प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है यह टूट जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है, जिससे जो है आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसके क्या रूल्स हैं प्रोजेस्टेरॉन के? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन लेवल रिमेन हाई, यानी हाई होता है, प्रिवेंटिंग मेंस्ट्रुएशंस एंड सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस, यानी जो गर्भावस्था के दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन है वो उसका जो लेवल होता है वो हमेशा हाई होता है, प्रिवेंट करता है मेंस्ट्रुएशंस को, यानी जो मासिक धर्म है उसको प्रिवेंट करके रोक के रखता है, एंड सपोर्ट करता है किसके डेवलपमेंट के लिए? जो भ्रूण है उसके विकास के उसके डेवलपमेंट में
सपोर्ट करता है ये आपका जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। इट हेल्प मेंटेन द प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग यूट्रस कंस्ट्रक्शंस एंड प्रिपेयरिंग द ब्रेस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शंस, यानी ये गर्भावस्था के संकुचन को रोकता है और जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके उत्पादन के लिए तैयार करता है। जो गर्भावस्था को में जो मिल्क उत्पादन है उसके में जो है ये अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ द प्लेसेंटा टेक्स ओवर प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन आफ्टर द फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के पहले कुछ सप्ताहों के बाद प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन अपने ही हाथ में लेता है। यानी जब गर्भावस्था के पहले जो कुछ वीक्स होते हैं उसमें प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन खुद ही उसका जो है उत्पादन करता है, यानी वो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्लेसेंटा के द्वारा ही वहाँ पे उत्पादित होता है। Now we are talking about insulin. So insulin is a hormone that help regulate blood sugar level. It produced by the pancreas and released into the blood when the blood sugar level rise. Insulin help move blood sugar into cells where it is used for energy. So मैं इंसुलिन को आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, एज आई प्रीवियसली मैंने बहुत अच्छे से इसे क्लियर किया हुआ है आपको। सो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो रेगुलेट करता है बॉडी में शुगर लेवल को। प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियास, सभी मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया पैनक्रियास से जो है प्रोड्यूस होता है। अब ये वर्क कैसे करता है? इंसुलिन हेल्प ग्लूकोज इंटर सेल इन द मसल्स फैट एंड लीवर। सो इंसुलिन ग्लूकोज के मांसपेशियों, वसा, यकृत के कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है। इंसुलिन हेल्प ग्लूकोज इंटर सेल्स। इंसुलिन ऑल्सो सपोर्ट द लीवर फ्रॉम प्रोड्यूसिंग मोर शुगर, यानी इंसुलिन यकृत को अधिक शर्करा बनाने से भी रोकता है। इंसुलिन हेल्प कीप द ब्लड शुगर लेवल विद इन द नॉर्मल रेंज, यानी वो इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा को सामान्य बनाए रखने में भी अपनी अहम भूमिका देता है। इंसुलिन और डायबिटीज़ का यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है वो मैंने मेंशन किया हुआ है, जो मैं आपको बताना चाहती थी वो ये है। पीपल विद द टाइप 1 डायबिटीज़ डोंट प्रोड्यूस insulin, so they need to take insulin injection to stay live, यानी जो टाइप 1 मधुमेह है उसमें जो इंसुलिन है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, तो उन्हें जो है इंजेक्शन के माध्यम से ये इंसुलिन लेना पड़ता है। पीपल विद टाइप 2 डायबिटीज डोंट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन और द इंसुलिन दे प्रोड्यूस डोंट वर्क वेल, दे मे नीड इंसुलिन इंजेक्शन टू मैनेज देयर ब्लड शुगर। उन्हें नेसेसरी हो जाता है इंसुलिन अलग से लेना जो उन्हें दी जाती है, सो दैट जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो समान हो सके। टाइप 1 मधुमेह में पीड़ित लोगों में इंसुलिन उत्पादन नहीं होता है, एज आई प्रीवियसली मेंशन, इसलिए इन्हें जीवित रहने के लिए इंसुलिन का जो है इंजेक्शन अलग से लेना पड़ता है। जो टाइप 2 है, पीड़ित लोगों में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है। जो इंसुलिन वे बनाते हैं वो ठीक से काम नहीं करता है, यानी जो इंसुलिन बन रहा है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। यदि टाइप 1 आपका डायबिटीज़ है तो आपको इंसुलिन लेना मैंडेटरी है। यानी अब हम बात करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के दो बेसिकली क्या अंतर है। जो आपका टाइप 1 होता है, जो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये क्या होता है, गिव मी अ मोमेंट। इसमें जो आपका टाइप 1 डायबिटीज़ है, इस डायबिटीज़ में बेसिकली आपका इन्फेंट से लेकर के 20 ईयर तक के कोई भी पर्सन आपके आ सकते हैं। यदि कोई इन्फेंट और 20 ईयर से अंदर के बच्चे हैं, यंग मैन या वुमेन है या फिर यंग पर्सन इसमें है, तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ में आते हैं और उन्हें इंसुलिन लेना मैंडेटरी हो जाता है। यानी वो इंसुलिन के बिना रह ही नहीं सकती, उनकी बॉडी इंसुलिन बनाती ही नहीं है, तो उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है। किसके द्वारा? इंजेक्शन के द्वारा। जो टाइप 2 आपका आ जाता है, ये 20 प्लस के जितने भी पर्सन हैं, 20 प्लस से जितने भी पर्सन हैं उनके लिए टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। जो इंसुलिन तो पैनक्रियाज बनाती है बट वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, तो इन्हें जो है अलग से इन्हें भी
लेना पड़ता है। इन्हें अपने रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से लेना पड़ता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रोजन, यानी जो एस्ट्रोजन होता है वो भी एक फीमेल हार्मोन्स है। इससे पहले मैंने आपको बताया आपका प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन दोनों फीमेल हार्मोन्स है, और वहीं पे टेस्ट्रोजॉन जो होता है वो मेल हार्मोन्स है, मेल सेक्स हार्मोन्स है। और ये भी दोनों आपके उसी में आते हैं, यानी इसके अलावा आपके सेक्स हार्मोन्स भी पूछ दे तो आप इन दोनों को कंसीडर कर सकते हैं। सो एस्ट्रोजन ऑल्सो स्प्लिट एस्ट्रोजन इज द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स क्रूशियल फॉर द फीमेल सेक्सुअल, देखिए यहाँ पे पूछ गिवन भी है, एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट इंक्लूडिंग प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड द बोथ हेल्थ ऑल्सो प्ले अ रोल इन द अदर बॉडी सिस्टम। एस्ट्रोजन, जिसे एस्ट्रोजन भी कहा जाता है, हार्मोन्स का एक समूह है जो महिला में आपके प्रजनन विकास के लिए, आपके मेंस्ट्रुएशंस के लिए, गर्भावस्था के लिए या हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी ये सारी भूमिका निभाती है। अब की फंक्शंस क्या है एस्ट्रोजन के? प्यूबर्टी, यानी जो प्यूबर्टी स्टेज है, एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द डेवलप ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ब्रेस्ट ग्रोथ, पब्लिक हेयर्स एंड वेंडरिंग ऑफ द हिप्स। यानी जो एस्ट्रोजन है वो डेवलपमेंट करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या है, ब्रेस्ट के ग्रोथ के लिए, पब्लिक हेयर्स के लिए, एंड देन जो है उन्हें जो है सक्रियता से उनके विकास के लिए, एंड देन साथ ही साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। It's regulate the menstruation cycle, preparing the uterus for the optimized pregnancy, यानी मासिक धर्म के जो है चक्र को नियमित करता है और संभावित गर्भावस्था के लिए उन्हें जो है प्रिपेयर करता है। प्रेगनेंसी, estrogen play a vital role in a pregnancy, the body of for pregnancy and maintaining its, यानी जो प्रेगनेंसी है उसमें भी आपका जो एस्ट्रोजन एक अहम भूमिका निभाता है, प्रिपेयरिंग द बॉडी ऑफ प्रेगनेंसी, उन्हें मेंटेन करने में, उन्हें तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है। मेनोपॉज, मेनोपॉज जो होता है ये वह अवस्था होती है जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो समाप्त हो जाती है, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये आपका हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और समाप्त हो जाती है। एज अ एस्ट्रोजन लेवल डिक्लाइन ड्यूरिंग मेनोपॉज, वुमेन मे एक्सपीरियंस symptoms like hot flashes, mood swinging and vaginal dryness। यानी जब ये मिनोपॉज होता है, बेसिकली अभी मिनोपॉज जो है, यदि 40 प्लस की कोई विमेन है तो उन्हें जो है मिनोपॉज होने की संभावना होती है, एंड देन 50 एज से लेकर के 50 एज के बीच में उन्हें जो है मेनोपॉज हो जाता है। सो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो डिक्लाइन होने लगता है मेनोपॉज के समय में, और वुमेन में एक्सपीरियंस, यानी जो वुमेन है वो एक्सपीरियंस करती हैं किस प्रकार के सिम्टम्स, आपके जैसे मूड स्विंग होना, या फिर वर्जाइनल ड्राइनेस होना, या फिर इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। एक टर्म्स वहाँ पे गिवन था आपका ग्लूकोज सिरप, आई डोंट थिंक कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है। यस, सो प्रोटीन किस प्रकृति के होते हैं? व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रोटीन, कैसे होते हैं? जो प्रोटीन आपका होता है वो किस नेचर का होता है? एम्फेटिक होता है, या फिर आपका एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, या फिर क्रिस्टलाइन होता है, यानी आपके रवेदार फॉर्म में होता है। सो जो प्रोटीन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, जो प्रोटीन है आपका एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट वन इज एराकिडोनिक एसिड की संरचना में कितने दोहरे बंध होते हैं? द एराकिडोनिक एसिड हैज हाउ मेनी डबल बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर? ऑप्शन गिवन है आपके 5, 2, 3 एंड 4। सो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द 5 बॉन्ड होते हैं। जब एराकिडोनिक एसिड हैज, जब वो डबल बॉन्ड बनाता है तो उसमें टोटल 5 बॉन्ड्स होते हैं। वसा के टूटने से प्राप्त ग्लिसरॉल किसके परिवर्तित हो जाता है? तो मैंने प्रीवियसली, अब इससे पहले जो सेशन मैंने लिया था, तो जो वसा का सरलतम रूप होता है, जो वसा का सरलतम रूप है, यानी वसा अपने सबसे छोटे फॉर्म में जब टूटती है तो वो ग्लिसरॉल कहलाई जाती है, यानी उसका जो नेम होता है वो होता है ग्लिसरॉल। सो ग्लिसरॉल ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द फैट कन्वर्ट टू, किस में कन्वर्ट होती है? हाइड्रो
ऑक्सीसिटोनिक फॉस्फेट में, या फिर राइबोस 3 फॉस्फेट में, 1,3 बिसोग्लिसरेट में, या फिर 3 फास्फोग्लिसरेट में। सो जब वसा अपने ग्लिसरॉल फॉर्म में परिवर्तित होती है, यानी अपने सबसे सरलतल फॉर्म में टूटती है, तो वो आपकी आ जाती है राइबोस 3 फॉस्फेट में, यानी राइबोस 3 फॉस्फेट में जब वो आ जाती है तो ये माना जाता है कि उसका जो ब्रेक डाउन हो गया है। फैटी एसिड से फैटी एंजाइम, यस, फैटी एसिड से फैटी एंजाइम अल अल अशाइल को ए का निर्माण कोशिका के किस भाग में होता है? द फॉर्मेशंस ऑफ अ फैटी एसिड को ए फॉर्म फैटी एसिड ऑकर विच पार्ट ऑफ द सेल, यानी किस सेल में? न्यूक्लियस में, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिकली यूजीसी नेट में नहीं आते हैं, साइटोप्लाज्मा यानी राइबोसोम। राइबोसोम्स को मैंने प्रीवियसली, इससे पहले जो मेरे वीडियोस थे वहाँ पे मैंने डिटेल में कवर किया है कि राइबोसोम्स जो हैं आपके ये सिंपल शर्करा में आते हैं कि कॉम्प्लेक्स शुगर में आते हैं, और इसके बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं, बॉडी में डाइजेस्ट होता है कि नहीं, मैंने डिटेल में कवर कराया है, सो वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं। जो ये आपका फैटी एसिड है, ये बेसिकली जो कन्वर्ट होता है ये आपका होता है साइटोप्लाज्मा, यानी साइटोप्लाज्मा आपका इससे जो है होता है। बीटा ऑक्सीडाइड और साइट्रिक एसिड चक्र के माध्यम से पिरामिडिक एसिड के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी उत्पन्न होता है? 28, 80, 108 एंड 100। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द 108 आपका निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किसमें अन्य घोलकों की अपेक्षा एक उच्च गलनांक, क्वथनांक एवं वाष्पीकरण की ऊष्मा होती है? तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है वेपोराइजेशंस एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पूछ रहा है, एंड हीट वेपोराइजेशन द मोस्ट अदर कॉमन सॉल्वेंट। ऑप्शन गिवन है आपके मेथेनॉल, इथेनॉल, एसीटोन एंड वाटर। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द मेथेनॉल। नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस के दौरान गठित पाइरूवेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एक सेकेंड, सही नहीं है, यहाँ पे पूछा सही नहीं है। नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पाइरूवेट फॉर्म्ड बाय द आपका ग्लाइकोसिस। सो ऑप्शन आपका गिवन है लैक्टिक एसिड में परिवर्तन यानी रिडक्शंस टू लैक्टिक एसिड, एल्कोहल का किण्वन हो जाना यानी एल्कोहल का फॉर्मेटेशन हो जाना, पायरुविक एसिड का साइट्रिक एसिड चक्र के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अपचय होना, या फिर सक्सिनाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित होना। सो इसमें से जो नहीं होता है वो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज द लैक्टिक एसिड में परिवर्तन नहीं होता है, यानी रिडक्शंस टू लैक्टिक एसिड आपका नहीं होता है, एल्कोहल का फॉर्मेटेशन हो जाता है आपका कैटाबॉलिज्म और पायरुविक एसिड टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्जन टू आपका जो सक्सिनाइड को एंजाइम्स है, इन सब में आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपका जो है लैक्टिक एसिड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं मिलता है। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATPase मस्ट बी इन्वेस्टेड टू प्रिपरेटरीज phase of glycolysis? ऑप्शन गिवन है 2, 4, 6 एंड 8। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया दैट इज द 2 होते हैं। सुक्रोज में जल अपघटन से प्राप्त डेक्सट्रोज और लेवुलोज के मिश्रण को क्या कहते हैं? कैरेमल, इन्वर्टर शुगर, उच्च घनत्व फ्रूकोज शर्करा विच मीन्स हाई डेंसिटी फ्रूकोज शुगर, या फिर ग्लूकोज सिरप। सो मैंने कैरेमल, इन्वर्टर शुगर एंड फ्रुक्टोज शुगर, इसको मैंने बहुत डिटेल में, इससे जो पहले मैंने वीडियोस बनाया है वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में विद फिगर वहाँ पे कंप्लीट कराया हुआ है। आज हम बात करेंगे केवल और केवल ग्लूकोज शर्करा क्या है इससे रिलेटेड। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द कैरेमल। सो अब हम बात करेंगे कि ग्लूकोज सिरप क्या है। ग्लूकोज सिरप आल्सो नोन एज कॉर्न सिरप। सो यदि कॉर्न सिरप पूछ दे तभी भी आप समझ लीजिएगा कि ये पूछ रहा है ग्लूकोज सिरप ही। सो इसकी बेसिकली 2 नेम है, कॉर्न सिरप एंड ग्लूकोज सिरप। इन द US, सो इन्हें US में जो है कॉर्न सिरप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि US में कॉर्न जो है बहुत ईजिली जो है मात्रा में उगाया जाता है। इज अ लिक्विड स्टार्च
hydrolyzed, primarily made from the cornstarch but also from potatoes, wheat, barley, rice, and cassava, used to sweetness, सॉफ्टनेस टेक्सचर्स एंड ऐड वॉल्यूम टू द फूड। यानी जो फूड है उनके अंदर जो है वॉल्यूम यानी उनकी मात्रा को बढ़ाने में जो है ये सिरप्स का यूज़ किया जाता है। यानी ग्लूकोज सिरप, जिसे अमेरिका के कॉर्न सिरप के नाम से भी जाना जाता है, यह एक तरल हाइड्रोलाइटेज है। यानी एक तरल मात्रा में हाइड्रोलाइटेज है जो क्या काम करता है, ये बेसिकली कॉर्न का बना होता है। और लेकिन कभी इसे जो है केवल कॉर्न नहीं, इसे अलग चीज़ों से भी बनाया जा सकता है। जैसे आपका आ जाता है आपका पोटैटोज हो गए, गेहूं हो गया, आपका जौ हो गया, चावल हो गया, कशावा, इन सभी से भी इसे जो है बनाया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? भोजन को मीठा करने के लिए और उसे नरम बनाए रखने के लिए और उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए। कंजप्शन, ग्लूकोज सिरप इज अ मिक्सचर्स ऑफ वेरियस सैकराइड्स, mainly glucose, maltose, and higher सैकराइड्स। सो ग्लूकोज सिरप विभिन्न सैकराइड्सों का मिश्रण होता है जिसमें आपका ग्लूकोज, माल्टोज और उच्च मात्रा में आपके सैकराइड्स मिले होते हैं। तो जो आपके सिरप होते हैं, जो आपका कॉर्न सिरप हो गया या फिर जो ग्लूकोज सिरप हो गया, उसमें अधिक मात्रा में ग्लूकोज, माल्टोज और आपके हाई सैकराइड्स मिले होते हैं। सोर्सेस क्या हैं? वाइल कॉर्न इज मोस्ट कॉमन सोर्स इन यूएस, ग्लूकोज सिरप कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द पोटैटोज, व्हीट, मर्ले, राइस एंड कसावा। इन सभी से भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये अमेरिका में बहुत इजली मात्रा में जो है कॉर्न मिल जाता है, तो वहाँ पे कॉर्न से ही बनाया जाता है। इसके यूजेस क्या क्या है? स्वीटनिंग के लिए, यानी मिठास के लिए। ग्लूकोज सिरप इज यूज टू एज अ स्वीटनर इन अ वेरियस फूड, अलग अलग प्रकार के फूड में जो है स्वीटनर के रूप में डाले जाते हैं। टेक्सचराइजेशंस, इट कैन हेल्प सॉफ्टन एंड टेक्सचर ऑफ द फूड, जो फूड होता है उसको लंबे समय तक उसके अंदर सॉफ्ट और मुलायम बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ब्लंकिंग, यानी इट ऐड वॉल्यूम फूड प्रोडक्शंस, यानी खाद्य पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने के लिए, यानी ब्लंक मतलब ज़्यादा वो दिखे, यानी उसके अंदर जो फुलापन दिखता है उन इसके द्वारा। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है कन्फेक्शनरी, इट्स यूज टू हार्ड कैंडीज या फिर आपका हलावा, आपकी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों में भी स्वीटनर का यूज़ किया जाता है। सो इंडस्ट्रियल फॉर्म आपका परफॉर्मेशंस क्या होता है? ग्लूकोज सिरप कंटेन 90% ग्लूकोज इज यूज टू इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशंस, यानी जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशंस है वहाँ पे 90% इन्हें यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आपका गिवन था हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप क्या क्या होते हैं। नाम से ही डिकोड हो रहा है हाई फ्रुक्टोज, यानी अधिक मात्रा में फल की शर्करा का प्रयोग किया गया होगा। By converting some glucose in a corn syrup into fructose using a amyl enzymatic process, sweetener product high fructose glucose आपके कॉर्न सिरप कैन बी प्रोड्यूस, यानी कॉर्न सिरप के कुछ ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में परिवर्तित करके एंजाइमिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, एक मीठा उत्पाद तैयार होता है जो कॉर्न सिरप के नाम से आपका जाना जाता है। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है ग्लाइकोलाइसिस चक्र में डीकार्बोक्सिलेशंस प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? थायमिन, राइबोफ्लोविन, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। सो थायमिन, राइबोफ्लोविन, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, इसको मैंने डिटेल में कवर कराया है अपने इससे पहले के जितने मेरे वीडियोस थे, तो वहाँ से जा कर के इन्हें कवर कर सकते हैं। थायमिन की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होती हैं, किसको थायमिन अधिक मात्रा में देनी चाहिए, क्या इसके बेसिकली सिम्टम्स हैं, इन सभी को मैंने डिटेल में कवर किया है। राइबोफ्लोविन एंड फोलिक एसिड सबको कराया है, आप वहाँ से इन्हें कवर कर सकते हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन या किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता यानी एसिडिक, यहाँ पे बात कर रहा है एसिडिक या फिर अल्कलाइनिटी की डिग्री को व्यक्त करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? बफर, आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु या फिर हाइड्रोजन आयनता, यानी जो पीएच है, पीएच मैंने बहुत वहाँ पे इससे पहले के सेशन में मैंने कवर कराया, तो जाकर के कवर कर सकते हैं। रिडक्शन आपका पोटेंशियल, सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द रिडॉक्स पोटेंशियल।
यानी जो बफर है, बफर एक बच रहा है आपका, मैं इसको कवर करा दूंगी। एंड द आइसो, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको कवर कराए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य कोशिकीय तरल पदार्थ के बढ़े हुए संचय की स्थिति है? यानी इंक्रीज है अक्यूमुलेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एडिमा, एडिमा मैंने क्लियर कराया है। निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, वाटर आपका जो है संतुलन, या फिर डाईयूरेसिस। सो मैंने आपके एडिमा, आपका निर्जलीकरण, इन सभी को इससे पहले सेशन में कवर कराया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द एडिमा यानी ओडिमा। खाद्य पदार्थ में लौह तत्व के आकलन में भस्मीकरण का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे पूछ रहा है एस्टिमेशंस फूड आपके सैंपल्स में क्या है? कार्बनिक पदार्थ को नष्ट करता है, लौह तत्व को फेरिक रूप में फेरस के रूप में परिवर्तित, फेरिक को फेरस के रूप में परिवर्तित करता है, भोजन के नमूने में लौह तत्व को विलग करता है, या फिर लौह तत्व की उपलब्धता का जो है एनालिसिस करता है यानी असेसमेंट करता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द लौह तत्व के फेरिक रूप से फेरस में से जो है कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट आयरन फ्रॉम फेरिक फ्रॉम फेरस फ्रॉम, यानी कन्वर्ट करता है आयरन को फेरिक से फेरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसी वसा में एसिड मूल्य की गणना हेतु उसमें उपस्थित मुक्त वसा अम्ल को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नेचुरलाइजेशन फ्री फैटी एसिड फ्रॉम द डिटर्मिनेशन ऑफ एसिड वैल्यूम इन फैट? ऑप्शन गिवन है आपके, क्यूप्रिक सल्फेट, अल्फा अमाइलो क्यूकोसिडेस, या फिर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द क्यूप्रिक सल्फेट। नेक्स्ट वन इज, जेल्डॉल विधि का प्रयोग करके मैंने जो प्रोटीन पे जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, टाइप ऑफ टेस्ट आपके प्रोटीन के हो गए, टाइप ऑफ टेस्ट आपकी कार्बोहाइड्रेट के हो गए, टाइप ऑफ टेस्ट आपके फैट के हो गए, इनको मैंने डिटेल में अपने इससे पहले वीडियोस में कवर कराया है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो केवल प्रोटीन पे किए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो केवल कार्बोहाइड्रेट पे, और कौन कौन से ऐसे हैं जो केवल प्रोटीन पे किए जाते हैं, उनको मैंने डिटेल में बताया है। तो आप उन्हें कवर कर दें, क्योंकि प्रोटीन के टेस्ट, क्योंकि जो टेस्ट हैं जैसे आपका जेल्डॉल विधि हो गई, आपके ऐसे कई सारे निनहाइड्रेन टेस्ट हो गए, प्रोबियोटिक टेस्ट हो गए, ऐसे कई सारे ऐसे टेस्ट हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी क्वेश्चंस यूजीसी के एग्जामिनेशन में हर वर्ष देखे जाते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके, डाइजेशन ऑफ फूड सैंपल्स, यानी जो आपने भोज्य नमूना का डाइजेशन, अमीनो एसिड का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी प्री सेपरेशन ऑफ प्रोटीन बाय प्री एल्कोहलिक एसिड, यानी परक्लोहलिक एसिड द्वारा प्रोटीन का अवक्षेपण, या फिर आसवन प्रक्रिया यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो जो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड का पृथक्करण कैसे होता है। सो आप ये जो आपका 25 नंबर क्वेश्चंस है, ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए रखिएगा क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो आप इससे, मैंने जो मेरी प्रीवियसली वीडियो है वहाँ पे जाके कवर कर लेंगे, तो आप जो है प्रोटीन के जितने भी टेस्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट के जितने टेस्ट हैं, फैट के जितने टेस्ट हैं, उन सभी को आप वहाँ से देख सकते हैं। सो आज हम केवल 25 क्वेश्चन ही करेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम कल करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे सो ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। कुछ भी आपको डाउट्स है सो यू कैन कॉमेंट, मैं एक एक कॉमेंट का जो है आंसर करती हूँ। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, जिसे आप सर्च कर सकते हैं यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से, जहाँ पे मैंने कई ऐसे आपके 80+ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, जहाँ पे आप जाकर के अपने सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे जितने रिक्वायरमेंट्स होते हैं आपके, या फिर आपके जो उतने भी वैकेंसीज आती हैं पीएचडी से रिलेटेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उन सभी को मैं यहाँ पे कवर कराती हूँ। साथ ही साथ गूगल स्कॉलर को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे, इसे भी मैंने बताया है। रिव्यू लिटरेचर को कैसे आप सिस्टमेटिकली वे में प्रोसेस करेंगे, अपने थीसिस में कैसे इंक्लूड करेंगे सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर थीसिस क्वालिटी, एज वेल एज आप कैसे स्वयं के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जा कर के अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं। सो इन सभी को मैंने कवर कराया है, आप जा कर के इन्हें वहाँ से
नहीं देखा है आपने तो इन सभी को कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ, और कल की भी जो आपकी चीज़ें रहेंगी वो मैराथन ही होंगी आपकी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।